किसी ने सही कहा है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है। जरूरत होती है सिर्फ एक फैसले की और उस फैसले पर टिके रहने की। ज्यादातर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं। आज हम एक ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक फैसला किया और उस पर डटे रहे और बदल डाली अपनी और अपने जैसे कई लोगों की जिंदगी। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस। वेस्टीज यंग प्रेनर, परिश्रम से पहचान तक। दोस्तों, मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, एक बात जो हम लोग हजारों बार सुन चुके हैं, रादर हर व्यक्ति, हर मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी हो, हर व्यक्ति बोलता है और हम सुनते रहते हैं कि सफलता के लिए हमें अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। परफेक्शन, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग और बार बार करने के बाद ही हम परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। परफेक्शन की बात कर लीजिए, सक्सेस की बात कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे यानी कि एक ही काम को बार बार करते रहने पे ही हम सक्सेसफुल, यानी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें सक्सेस चाहिए। और ये बात कोई नई बात नहीं है दोस्तों, बट बहुत हार्ड या टफ होता है लगातार करते रहना। और हम लोग कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार बीच में थोड़ा एफर्ट करते हैं और छोड़ देते हैं। तब हम छोड़ देते हैं, बट हम सोचते यही हैं कि हमें सफलता मिलनी चाहिए। सफलता कहां से मिलेगी? सफलता तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। हो सकता है कई बार फेलियर हो सकता है कि हमें रिजल्ट ना मिल रहे हो, बट कंसिस्टेंट रहना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आज जिस व्यक्ति को हम यहां पे मिलने जा रहे हैं, उसने भी बहुत ट्राई की, एक बार दो बार, कई चीजों को, छोटे छोटे पार्ट टाइम काम किए। सफलता या असफलता उनके हिसाब से, उनकी लाइफ में क्या कहती है, आज उनसे सुनेंगे। और आज मैं वेलकम करने जा रहा हूं दोस्तों, वेलकम करते हैं मिस्टर दिनेश कदम और उनके फादर। दिनेश, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? फर्स्ट क्लास सर, कैसे हैं आप? तो दिनेश, कैसा लग रहा है यहाँ आके? पहले तो फीलिंग वेरी नर्वस सर। नर्वस? क्यों नर्वस क्यों हो आप? जस्ट रिलैक्स। सर सीट ही ऐसी है। ये सीट नर्वस कर देती है। ये तो सीट कहा जाता है हॉट सीट है। जो सक्सेसफुल लोग हैं, ये उन सीट, जो सक्सेसफुल लोग इस सीट पे आके बैठते हैं। तो आज आप इस सीट पे हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल बिकॉज ऑफ यू। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। हार्ड वर्क जो आपने किया है, केवल उसकी वजह से आज आप इस सीट पे। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लक कैसे रहा है, नर्वसनेस हो रही है या एंजाइटी या एक्साइटमेंट लेवल भी हो रहा है? सर मैं बोलना चाहूंगा, इट इज अ मिक्स्ड फीलिंग सर। एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है,
हम्म। सब मिला करके मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है और डर भी लग रहा है। डर भी लग रहा है। ऑल टुगेदर। तो पता होगा, क्योंकि होता क्या है, ऑब्वियसली आप एक यूथ आइकॉन है, ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे लोग आपके फैन हैं, आप जैसा बनना चाहते हैं, और नेचुरल है वो आपको स्टेज पे देखते हैं, आपकी सक्सेस देखते हैं। बट इस शो में हम परिश्रम से पहचान तक, यानी कि आपके स्ट्रगल को, आपके हार्डवर्क को दुनिया को बताना चाहते हैं। तो दिनेश, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हमारी एजुकेशन कहाँ हुई, कहाँ पैदा हुए, कहाँ हमने स्कूलिंग की बेसिकली? सर जन्म तो मेरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ओके। जगह पड़ती है शाना करके। शाना। हाँ। ओके। वहाँ मेरा बहुत बड़ा शहर है, छोटा छोटा सा है। बहुत छोटा सा शहर है। बहुत बड़ा नहीं है। ओके। तो वहाँ मेरा जन्म हुआ था, और उस जमाने का मुझे तो कुछ याद नहीं है, बट जब मैं बड़ा होना शुरू हुआ तो मेरे फादर हैं, इन्होंने दिल्ली में अपना काम करना शुरू किया था। शुरुआत में सिलाई का काम करते हैं सर, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, राइट, कारीगर जो होते हैं, ऐसे काम किया था। फिर अपना व्यापार करना शुरू किया, तो फिर मुझे और मेरी मम्मी को साथ लेकर के और दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो स्कूलिंग जो हुई वो दिल्ली से हुई या सारा कुछ दिल्ली से? दिल्ली से। तो दिनेश, आप कितने साल के थे जब आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए पापा के साथ? मैं सर होऊंगा 1 या 1.5 साल का। 1.5 साल का, राइट। तो इतना ज्यादा टाइम गांव में या उस जगह नहीं रहे, छोटा बचपन बेसिकली इतना ज्यादा है दिल्ली में ही। तो दिल्ली से स्कूलिंग कौन से स्कूल थे यहाँ? सर दिल्ली में छोटा सा स्कूल था, ब्रह्मपुरी जगह पड़ती है श्रीरामपुर के पास में। ओके। तो वहाँ पर छोटा स्कूल था, नर्सरी केजी में वहीं से शुरू किया, स्लो स्टार्ट। ओके। और कितनी क्लास तक हम उस स्कूल में रहे? सर बहुत सारे स्कूल चेंज किए मैंने। बहुत सारे? क्यों? जैसे हम कहीं पे रहते थे तो वहाँ पे, बिकॉज हम रेंटेड घर में रहते थे। अच्छा, ओके। तो हमें घर चेंज करना पड़ता, तो फिर साथ में स्कूल भी चेंज करना पड़ता। तो लगभग 4-5 स्कूल तो चेंज हो गए। 12वीं तक 4-5 स्कूल चेंज हो गए थे, राइट। अच्छा दिनेश, बचपन में कैसे थे? मतलब जैसे लड़के अक्सर होते हैं ना, खिलौने चाहिए, कार चाहिए, ये तो दिनेश के दिमाग में ये सब चीजें आती थी या नहीं? सर आती थी, जब मैं बचपन में, जब छोटा था तो मन करता था खिलौने मेरे पास हों, और बचपन में जो लाइफस्टाइल थी या मेरे फादर ने जो हमें दिया, तो सारे खिलौने मेरे पास हुआ करते थे सर, राइट। उस जमाने के जितने भी लेटेस्ट अपडेटेड खिलौने थे वो सब मेरे पास में थे। और राइट, और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फादर, पापा आज हमारे साथ हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, जब दिनेश पैदा हुआ क्या करते क्या थे हम? जी सर, सिलाई का काम करते थे, कारीगरी में। जी सर, राइट। और दिनेश बता रहा था जैसे आप दिल्ली आ गए जी, तो दिल्ली में फैक्ट्री में काम करते थे, और कितना पगार वगार उस वक्त मिलता था बेसिकली? सर जी उस टाइम पे तो मैंने अपना काम चालू कर दिया था, तभी नहीं लेकर आए थे। अच्छा, तब जब दिनेश, ओके, राइट, छोटी सी फैक्ट्री चालू कर दी जी। तो कितनी इनकम हो जाती थी उस बिजनेस में बेसिकली, अगर बताना चाहें तो? सर अपने परिवार को पाल देते थे, अपने परिवार को पाल लेते थे, छोटा सा बिजनेस करना शुरू किया था। राइट। दिनेश बता रहा था क्योंकि इसे बहुत स्कूल चेंज करने पड़े, रेंटेड एकोमोडेशन, किराए के घर में रहते थे, तो कभी इधर तो कभी उधर, राइट। तो ऐसा क्यों? जब फैक्ट्री लगा ली थी तो एक ही घर में? फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी सर, तो बस इनका पेट पाल सकते थे, और इतना करा हमने कि इनको पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचा दिया। दिनेश, पापा कह रहे हैं फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, राइट, और इसीलिए ऑब्वियसली एकोमोडेशन भी चेंज होती थी, रेंटेड घर था। दिनेश ये सब चीजें को, दिनेश को पता चलती थी ये सब चीजें कि पापा फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, या उस हिसाब से नहीं है, या दिनेश कहता था नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए, खिलौने चाहिए तो चाहिए? सर मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 5th क्लास में था, 6th क्लास में था, तो उससे पहले सारी चीजें सब ठीक थी सर। मेरे फादर ने एक फैक्ट्री नहीं शुरू करी, उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई भी किया। अच्छा, 2 में भी किया, 3 में भी किया, उस तरीके से काम भी बढ़ाया सर, राइट। और अपने लेवल पे एक अच्छे सक्सेस लेवल पे भी पहुंचे। लेकिन वहां से फिर हमारी फैमिली ने एक डाउनफॉल देखा। ओके। तो वहां से ऐसे काम को बढ़ाने के लिए या और रिसोर्सेज को जुटाने के लिए कई बार कई लोगों के साथ में पार्टनरशिप भी कर ली, कुछ डिसीजंस गलत हो गए या कुछ समय खराब था, तो ऐसे करके फिर हमारा काम पूरा खत्म हो गया था, राइट। तो जो फैक्ट्रीज थी, 3-4 फैक्ट्रीज लगाई थी, वो सब फिर बंद हो गई थी सर, सारी फैक्ट्रीज। आखिरी फैक्ट्री जब मैं शायद 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, तब मेरे फादर सारा सामान अपना बेच बाच करके और सब करके, फिर मतलब उस समय के बाद लगभग 1 महीने तक हमारी फैमिली के पास कोई पैसा कमाने का या अर्निंग का कोई सोर्स नहीं था सर। उसके बाद में तो एक ट्रांजिशन था लाइफ का बहुत, राइट। 6ठी क्लास के आसपास। सर दिनेश, आप इकलौते, कितने भाई बहन हैं? सर हम लोग अभी 4 भाई हैं। 4 भाई, राइट। तो चारों
सबसे बड़े हैं या मतलब आप दिनेश कौन से नंबर पे मैं हैं? सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े हो और आपसे सारे छोटे हैं। तो आप 6 क्लास में थे और जब ये प्रॉब्लम आई और पापा की सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई तो दिनेश बड़ा था, आप 6 क्लास में था बेसिकली। तो ये सब चीजें कितनी मेच्योरिटी लेके आती थी दिनेश के अंदर और दिनेश को ये सब चीजें पता चलती थी? सर वही चीजें, उससे पहले मेरी डिमांड्स हुआ करती थी। मैं जिद भी करता था, खिलौने के लिए भी, पैसों के लिए भी, कपड़ों के लिए भी। लेकिन जब ये वाला फेज आया, जब मैं देखता था कि मम्मी पापा जी कुछ बात करते हैं लेकिन मुझे पता नहीं वो क्या बात करते हैं, छुपा के बात करते हैं, घर के बारे में बात करते हैं या कुछ ऐसी चीजें। और जब मैं कुछ मांगता था, मेरी डिमांड्स हुआ करती थी, तो मुझे फिर बहाना मिलना शुरू हो गया। जैसे बोलते कि अगले हफ्ते दिला देंगे या अगले महीने या अगले दिवाली पे या जब फर्स्ट आ जाएगा तब दिला देंगे, ऐसा करके। तो मेरे को ये चेंज समझ में नहीं आया कि ये क्यों हो रहा है बेसिकली। लेकिन जब धीरे धीरे वो रूटीन लाइफ बनने लगी तो फिर मुझे समझ में आ गई कहीं ना कहीं पैसों का चैलेंज है। और जब पैसों का चैलेंज मैंने रियलाइज किया तो तब से फिर मैं समझदार हो गया सर। फिर मैंने जिद नहीं फिर करना ज्यादा बंद कर जिद नहीं दिया। की और छठी के बाद मेच्योरिटी आ गई थी, आने शुरू हो गई थी। सपने ऐसे बनने लगे थे अब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मैं कुछ करूंगा, कुछ ऐसा दिमाग उस में आने समय लगा पे ऐसा कुछ नहीं ऐसा था। कुछ नहीं। हाँ। 10th क्लास कितने नंबर से पास हुई? 10th क्लास में सर क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम हो गया Right. था तो माई CGPA वाज 9.4। 9.4। दैट्स ग्रेट। तो दिनेश ने कुछ सोचा था कि मेरे को बड़े होके क्या बनना है, कुछ दिमाग में आया था या क्या साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी सर बिफोर दैट तो जैसे मेरी मम्मा थी तो उन्होंने घर में छोटा मोटा काम करना, जैसे राखियां बनती हैं Okay. और वो घंटियां टंगती हैं छोटी छोटी और चुनरी में रेशम लगती है, वो सारे काम मैं करता था अपने स्कूल जाने से पहले, 10th क्लास से पहले की बात मैं आपको। 10 साल से तो आप भी काम में मतलब घर में घर में सपोर्ट मैं- करने लग गए थे बेसिकली। हाँ, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए एक्स्ट्रा आ जाया करते थे Right. घर का खर्च निकालने के लिए। तो जब पापा की फैक्ट्रीज बंद हो गई तो पापा तो क्या करने लगे आप? फैक्ट्रीज बंद हो गई सर तो सर फिर हमने नौकरी करी 8,000 रुपये महीने की। नौकरी करी 8,000 रुपए मैंने जी सर। बेसिकली। और कौन जो स्कूल था उसकी फीस, 4 भाई थे, 1.5-2 महीने तो मतलब कोई रखने को तैयार नहीं हुआ। सर एज मतलब थी। उस हिसाब से कि यार इतने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो, हम आपसे कहते हैं हाँ जी सर हमारे को काम दे दो, अरे नहीं आप तो मजाक कर रहे हो। तो किसी ने मतलब ड्यूटी पे ही नहीं रखा। और लोगों को लगता है कि इनको जॉब नहीं चाहिए, मजाक करने के लिए ये आए हैं। मजाक कर रहे हैं। जी। जहाँ पर हमारी फैक्ट्री थी सर गांधीनगर में, वहाँ पे मतलब फादर का अच्छा खासा नाम रहा है पहले से, लोग आज भी जानते हैं। बट वो जो समय रहा, मेरे फादर ने जॉब करना शुरू किया, 8-8 हजार रुपए की नौकरी थी। शाहदरा रेलवे स्टेशन में एक PNB बैंक का ATM है सर, वहां पर भी पापा ने नौकरी की थी। तो किस चीज की नौकरी करते थे बेसिकली? कारीगर? नहीं उस टाइम पे कटिंग की नौकरी Cutting. करते जी, कटिंग मास्टर की। कटिंग मास्टर। जी। ओके। और दिनेश अब आप भी सपोर्ट करने लगे थे कि मम्मी वो और छोटा-मोटा ये काम। छोटा मोटा 100 रुपए हाँ। ये सब चीजें थी। दिनेश 10वीं के बाद क्या करना चाहता था? उसने क्या प्लानिंग की थी अपनी लाइफ? सर मैं एक बार अपने किसी रिलेटिव के यहाँ गया था रैंडम, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ इंजीनियरिंग की बातें करना शुरू करी, तो मेरा कार्स में इंटरेस्ट आ गया। ओके। तो वहाँ मैंने डिसाइड किया था आफ्टर 10th कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करना चाहता करना चाहूंगा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। 11th में साइंस ली थी, फिर क्या लिया था? हूँ। साइंस साइंस ले ली, राइट। और 12th में 12th मार्क्स में आए? भी अच्छे मार्क्स थे, 80+। ओके। तो इंजीनियरिंग के लिए क्या आगे क्या किया? मैंने सारे फॉर्म्स फिलअप किए, IITs का फॉर्म फिलअप किया, फिटजी के थ्रू, AIEEE सारे फॉर्म फिलअप किए। Right. और कुछ में रैंक्स आई थी, कुछ में नहीं भी आई थी। तो Right. AIEEE होता था उस समय पे, तो AIEEE की रैंकिंग मेरी आई थी। ओके। बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन अच्छी थी। तो उससे मेरे कॉलेज? को मुझे MIT कॉलेज मिल रहा था इलाहाबाद के अंदर में। ओके। तो मैंने घर में डिस्कस किया कि आई वांट टू डू इंजीनियरिंग, तो सामने से मना हो गया कि मना हो गया? नहीं करा सकते। क्यों क्यों मना हो गया? बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता था, मार्क्स भी आए थे, कॉलेज जाना चाहता था। सर उस टाइम पे तो सब कुछ पैसे से होता ना, और उस टाइम पे पैसे नहीं थे। बट इतने भी नहीं थे कि इसको हम कॉलेज भेज सके बेसिकली। जी नहीं। तो इंटर में तो समझ लो ये हाल हो गया था कि हमने मना कर दिया था कि जी हम पढ़ाएंगे ही नहीं। मतलब 12वीं के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम करो। हाँ जी। कुछ दिनेश भी करो खुद से करो, लेकिन खुद से करो। खुद से करो। तो दिनेश ने क्या किया? खुद से। मैंने अब क्या ऑप्शन थी दिनेश के बाद? या तो काम या पढ़ाई, और ग्रेडिंग अच्छी थी, तो दिनेश ने क्या डिसीजन लिया कि कैसे आगे बढ़ेगा? सर मेरे जो टीचर्स थे, क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट था तो मैं टीचर्स की नज़रों में रहता था, तो उनकी गाइडेंस थी बेसिकली कि तुम्हें साइंस लेनी चाहिए, फिर आगे ये करना चाहिए। तो जो भी ऊपर से आता गया मैं उसको सिर्फ एग्जीक्यूट कर रहा था कि मुझे ये करना है, ये करना है। मैंने डिसाइड कर लिया पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि मैंने Okay. पापा का जो काम देखा था और जो मैंने और बाकी चीजें देखी थी कि अगर मैं अभी यहाँ से पढ़ाई को स्टॉप कर देता हूँ तो फिर मुझे कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में जाकर के वो कपड़े को धागे काटने पड़ेंगे या किसी जाकर के
शॉप पे चाय की दुकान पे काम करना पड़ेगा, यही सब काम हो सकता था। 12वीं पास तो क्या करना पड़ेगा, कोई बट साइंस से पास किया था, मतलब तब भी सर ये भी एक बर्डन था ऊपर, ये भी एक बर्डन था, एक प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर कह सकते हैं कि राइट। क्योंकि साइंस किया है और साइंस करने के बाद में फिर तुम कहीं रेडी पे काम कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, दैट विल नॉट सूट फॉर मी। और जो मेरा बैकग्राउंड था, मैंने 6th क्लास के बाद में, बिकॉज मैं सरकारी स्कूल में था, तो मैंने वहां पे भी अच्छे लोगों की संगति ढूंढी हमेशा। मेरे जितने फ्रेंड सर्कल में लोग थे ना सर, उनमें सबसे गरीब मैं ही था सर। तो मैं हमेशा अच्छे लोगों के बीच में ही रहा। तो जब मेरे घर का हालात क्या है, मेरे घर में हम लोग कैसे रह रहे हैं, वो किसी को नहीं मालूम, वो सिर्फ मेरे को मालूम है। तो मैं किसी को शेयर भी नहीं करता था, क्योंकि तो दोस्त वोस्त नहीं आते थे कि मेरे को घर चलना है यार, तू घर लेके चल, बाहर से, रोड से बाहर सब बाहर, कोई घर में नहीं आया। घर में नहीं। छोटा सा घर था सर हमारा, एक कमरे का ही घर था, वो भी रेंटेड था। तो कॉलेज बिल्कुल नहीं किया, या कैसे किया फिर कॉलेज? फिर कुछ रिलेटिव्स सपोर्ट में आए सर, और उन्होंने मेरी पढ़ाई को स्पॉन्सर किया। तब मैंने रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैंने सोचा नॉर्मल ग्रेजुएशन तो करनी है, मतलब आफ्टर 12th कुछ तो करना पड़ेगा। तो इंजीनियरिंग छोड़ दी और बीकॉम बीए, क्या बीएससी सर, बीएससी, राइट, ओके। तो बीएससी रामजस कॉलेज में, कॉलेज कैसा था? फन, एंजॉय, मतलब जैसा अक्सर होता है कि कॉलेज फ्री लाइफ, ऐसा कुछ था, या रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही आ चुकी थी क्योंकि पता है कि फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है सर, रिलेटिव्स ने स्पॉन्सर किया था, तो कितना बर्डन ये भी था? कॉलेज की लाइफ बहुत अच्छी थी सर, बहुत चकाचौंध करने वाली थी, बिगाड़ने वाली थी बेसिकली, बिगाड़ने वाली थी। तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की कैटेगरी के लोग थे जिनके साथ में रहा फर्स्ट सेमेस्टर के। और रामजस कॉलेज तो बहुत माना हुआ कॉलेज है, नॉर्थ कैंपस, सेल्फ सर, वो ड्रीम है लोगों का, और मेरा भी था। जब मैं गया कैंपस के अंदर में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग, कोई अपनी हायाबुसा से आता है, कोई लैंसर से आ रहा है, कोई मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियां वगैरह, हाँ वो नॉर्मल था। और हम लोग सर 234 में लटक के जाते डीटीसी बस, तो दो बस नंबर 234 था, हर्षविहार टू धर्मपुरा जो आती थी। तो कैसे कॉलेज में, मतलब फर्स्ट ईयर कैसा रहा, सेकंड ईयर कैसा रहा, पढ़ाई मतलब फोकस था? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिनेश के पास ये नहीं था कि क्या आगे, मतलब उसे करना क्या है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बहुत आगे थी, क्योंकि पापा ने बोल दिया था जो करना है आप अपने आप करो, मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। तो दिनेश के ऊपर कितनी बड़ी ये जिम्मेदारी थी? उसके पहले ना, जब मैं अपने स्कूल में जाता था, तो जैसे हम लोग जिस जगह पे, घर में हम रह रहे थे वहाँ पे, तो मेरी मम्मी उस कमाई में जो मेरे फादर लाते थे, उसमें जैसे जैसे गुजारा करने की कोशिश करती थी। तो वहां से पहले का एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे कई बार दुकानदार ने हमको सामान देने से मना कर दिया, उधार देने से मना कर दिया। कई बार मैं मॉर्निंग में बिना ब्रेकफास्ट के गया, कई बार बिना लंच के साथ में गया स्कूल में हाँ। और जेब में पैसे भी नहीं है, डीटीसी बस पास था, तो ट्रैवलिंग इजी थी, खाने पीने का बाकी कुछ पता नहीं है। तो मैं एक दिन अपने घर से निकला, और उस दिन सेम इंसिडेंट था कि घर में कुछ सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं है, कोई लंच नहीं है, जेब में पैसे भी नहीं है, और मेरा स्कूल भी कश्मीर गेट था, आरपीवीवी शंकराचार्य मार्ग, लुडलो केसर के नाम से भी जानते, लुडलो केसर बहुत फेमस स्कूल था। हाँ, तो मैंने फिर जब मैं जा रहा था अपने रास्ते में, मैं अपने स्टैंड के लिए, तो वहां पर मैं ना रोता रोता सर चल रहा था, किसी को मालूम नहीं है, मैं ही जानता हूँ सर। तो मैं 2 किलोमीटर का रास्ता वॉकिंग, जब मैं रोते रोते जा रहा था, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रो क्यों रहा हूँ बेसिकली, वो अपने आप ही आंसू निकलते जा रहे हैं, मैं चलते जा रहा हूँ, मैं चलते जा रहा हूँ। तो उस मोमेंट पे ना अंदर से जो इंसान बात करता है, जिसको हम सेल्फ टॉक के नाम से जानते हैं, तो मैंने उस दिन खुद से डिसाइड किया था कि यार दिनेश, जिंदगी में कुछ करना है नहीं करना है, लेकिन पैसा इतना कमाना है ना कि आज के साथ दिन ना देखना पड़े दोबारा। दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कॉलेज करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ कॉलेज नहीं करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मैं साइड में करूंगा। तो जो वो फन वाली लाइफ थी ना कॉलेज के अंदर में आने के बाद में, मैं उस तरीके के एनवायरनमेंट, उस तरीके के लोगों के साथ में मिसिबल हो ही नहीं पाया। क्योंकि दिनेश को बहुत क्लियर पता था, दिनेश को, कि साइड में कुछ पैसा कमाने के लिए करना पड़ेगा। मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कॉलेज भेज दिया है, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस वो देंगे नहीं, वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो दिनेश ने क्या किया, मतलब वो कॉलेज में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था, क्या किया फिर दिनेश ने? जैसे सर कॉरिडोर में घूमते रहते हैं, तो एक बार यहाँ बैठे 2 लोगों से बात हो गई, वहां बैठे 2 लोगों से बात हो गई, ऐसे 6-7 महीने के अंदर में कुछ ऐसे फ्रेंड्स बने, जैसे बोलते हैं ना, गरीब आदमी गरीब लोगों को ढूंढ ही लेता है। तो अपने तबके के लोग भी वहाँ मिल जाते हैं, जो बस के साथ जाने वाले थे या वहाँ करके। तो एक फ्रेंड मेरे को मिला, और उसने मेरे को बताया कि यार मैं पार्ट टाइम में कुछ काम करता हूँ। तो वहाँ मैंने उसके साथ लग करके जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं सर, दिल्ली एनसीआर में जितने मॉल्स होते हैं, राइट, उनमें प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, कैनोपी लगाते हैं, टी-शर्ट पहनते हैं। तो सैटरडे संडे का काम था सर। अच्छा, सैटरडे संडे को दिनेश ये काम करता था? मैंने करना शुरू कर दिया।
तो वो कितने पैसे मिलते थे उस सैटरडे संडे? स्टार्टिंग में सर वो लगभग 300 रुपए मिलते थे और वो मुझे 250 दिया करता था, 50 300 रुपए कमीशन। पर डे, अगर पूरे दिन खड़े रहना है। हाँ। हाँ, और ये हमने शुरू कर दिया था काम करना पड़ा। हाँ, 300-250 रुपए आपको मिलना शुरू हो गए थे। और तो इसलिए कॉलेज में जो जाते थे तो 250-500 रुपए होते थे, एक हफ्ता चलता था, उससे क्या? कैंटीन में के बैठते थे तो अब अगर आज आपने खिलाया तो कल मुझे भी खिलाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो आज तक मेरे जितने भी फ्रेंड्स रहे हैं कॉलेज में, स्कूल में, आज तक किसी को मालूम नहीं है कि मैं कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि पैसा अपने पास होता था। तो ये कमा के जो ये यूज सैटरडे करना संडे ये करना शुरू किया मैंने। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो दिनेश के दिमाग में क्या आ रहा था यार? क्योंकि कमाना था, वो बुरे दिन, वो 2 किलोमीटर की वॉक थी, आंसू थे, कुछ ना कुछ करना था, बट ये पता था क्या? ये आइडिया नहीं था, बस मेरे को ये था कि अब मैं रामदास कॉलेज में आ गया हूँ, बीएससी स्टैटिस्टिक्स प्रोफेशनल कोर्स है, नौकरी लगी जाएगी। और मैंने 2012 में एडमिशन लिया था कॉलेज के अंदर, तो मेरी मम्मी की फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशन थी। अच्छा। 2015 में ग्रेजुएशन हो जाएगी, 2 साल नौकरी करेगा, फिर घर आ जाएगा, तो ये पूरा फिंगर टिप्स पे था। अच्छा, तो मतलब 2015 तक वो एक जॉब करनी थी। हाँ, तो जॉब करनी थी और जॉब से और पहले पैसे कमाने थे और घर को सस्टेन भी करना था, मैनेज भी करना था। मेरे को मालूम चल गया था कि पूरी रिस्पांसिबिलिटी मेरे कंधों पे ही आनी है। मैं बड़ा हूँ घर में, बड़ा हूँ और मैं ना चाहते हुए भी उससे मैं पीछे नहीं हट सकता, तो मुझे करना ही है। तो जब ये कॉलेज में था तब पापा क्या करते थे, आप क्या करते थे तब जब ये कॉलेज वगैरह में था? तब भी हम जॉब ही कर रहे थे, तब भी आप, या कभी आपने सोचा चलो मैं दोबारा फैक्ट्री लगाता हूँ, कुछ अपना काम दोबारा से शुरू करता हूँ? बीच में एक बंदे ने बुलाए थे मार्केट में, अच्छा, किसी के द्वारा, मैं वहाँ पे गया। उन्होंने बहुत कोशिश करी काम चलाने की, फैक्ट्री अपनी लगा के दी, पैसा अपना लगाया उन्होंने, लेकिन उन्हें ये पता था कि हाँ ये काबिल आदमी है, तो डिजाइनिंग अपने हाथ में थी। वहाँ पे बहुत कोशिश करी उन्होंने, मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन काम नहीं चल पाया। मैं फिर बैकफुट पे आ गया। फिर दोबारा से कोशिश की थी, स्टार्ट किया था, बट वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया बेसिकली। तो दिनेश, कितना चैलेंजिंग था अब सस्टेन करना 3 भाई, उनको ऑब्वियसली उनकी भी स्टडीज हैं, फैमिली है, पापा मम्मी, घर, तो ये सारा कितना चैलेंजेस था। और दूसरा, ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन में ऐसा क्या हुआ कि 300 रुपए 500 रुपए जो मिलते थे वो ही रहे या आगे बढ़े? वो तो वही रहा था, ग्रेजुएशन वही तो वही था। और फादर जब अपना काम दोबारा शुरुआत किया, फिर दोबारा वो वापस से वहीं पे आ गया, फिर ये वापस नौकरी पे चले गए, फिर वहां से वो 6, 7, 8 हजार जितना महीने का आता था उसी के अंदर में गुजारा। और ये 2013, 14, 15 की बातें हैं? हाँ, ये कॉलेज के आसपास की बातें हैं, 12, 13, 14। वहाँ पे हमने एक घर शिफ्ट किया था, क्योंकि पैसे थोड़े कम हो गए थे, तो हमने एक छोटे से घर में शिफ्ट किया। उसमें सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी सर 2 साल तक, बिजली नहीं थी 2 साल तक? बिना बिजली के पड़े, लैंप की रोशनी में। कॉलेज में थे तब आप? हाँ, मैं कॉलेज में जा रहा था, मतलब 12th में था, कॉलेज का फर्स्ट ईयर। कॉलेज का फर्स्ट ईयर, 12th और कॉलेज का फर्स्ट ईयर बेसिकली विदाउट लाइट। वो लैंप होता है सर, केरोसिन ऑयल हाँ डाल के, वो करके मैं रात को पढ़ा हूँ सर। तभी पढ़ते थे? सब सो जाया करते थे, मैं रात को पढ़ता था। ड्यू टू दिस सर 11th में, 10th तक मैं टॉपर रहा हूँ अपनी क्लास का सर। 11th में मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट में आ गया। मैंने एक ट्यूशन ज्वाइन किया था 11th में कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जितने महीने के पैसे थे मैंने उतने महीने के लिए। तो टीचर ने मुझे बोला कि यार इस बच्चे का IQ तो बहुत डाउन है, मतलब मेरे को कोई सम सॉल्व मुझसे होता नहीं। फिर मैंने बहुत मेहनत करी, रात रात को, सुबह सुबह को एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की 5-5 बार प्रैक्टिस करी, क्योंकि मैं मालूम था कि मैं टॉपर रहा हूँ और मैं अब कहाँ पे आ गया हूँ, मुझे वापस से बाउंस बैक करना है, कम बैक करना है, स्टडी के अंदर मेरे को कम बैक करना है। तो फिर मैं रात रात भर पढ़ना शुरू। कॉलेज पढ़ाई के अलावा छोटे छोटे काम थे, बट लाइफ कैसे बदली, क्या हुआ जो चेंज हुआ? सर जॉब मिली, कोई जॉब अच्छी मिली, कितनी सैलरी पे मिली, क्या हुआ उस वक्त? अरे मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मतलब सेकंड में आने वाला था, तो एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय से घर के लिए जब मैं आ रहा था, तो बस में एक इंसान मिला ऐसे ही, तो उसने कुछ बड़ी बड़ी बातें करना शुरू किया। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें? हाँ। बोला क्या करते हो? मैंने कहा BSc ग्रेजुएशन में हूँ। और क्या सोचा है आगे के लिए? मैंने कहा नौकरी करनी है। मेरा ड्रीम था सर 30,000 रुपए की नौकरी। 30,000 रुपए की नौकरी? हाँ, ये मैं वही पूछ रहा था कि क्या दिमाग में था, क्या करना क्या है? तो नौकरी थी, मतलब कि नौकरी करनी है, 30,000 रुपए तक का पैसा इतना आ जाए तो मैं सब कर दूंगा। इतना आ जाएगा तो मेरे घर में, क्योंकि अभी जो घर में आ रहा था वो 6,000 रुपए था, 30,000 रुपए बहुत होता है। राइट, एब्सोल्युटली। तो ग्रेजुएशन करके 30,000 रुपए की नौकरी लग गई, बस बेस्ट है, काफी है बहुत। तो फिर उस लड़के ने और उस व्यक्ति ने क्या कहा? तो बोला कि एक संडे को सेमिनार है दिल्ली के अंदर में, अच्छा, हमारा ऑडिटोरियम गोल्ड मार्केट CP, तो इनवाइट किया, पास दिखाया,
एक का नाम बताया, ये बहुत बड़े ये हैं ना, तोप तमंचा वो बोलते हैं सब लोग। तो मेरे को इनवाइट किया, तो मेरे पास पैसे थे नहीं उस समय, क्योंकि थे ही नहीं, जेन्युइनली नहीं थे। बट मैं ये था कि जाना है इसमें, अगर ऐसा अच्छा। कुछ हो सकता है, लाइफ चेंज हो सकती है, मतलब पढ़ते पढ़ते आपको पैसा आ जाएगा, गाड़ी ले लोगे कॉलेज के 3rd ईयर से पहले, अच्छा, और ये हो जाएगा, और लाख रुपए की इनकम बहुत। तो बेसिकली वो डायरेक्ट सेलिंग से आपको अवगत करा रहा था। हाँ। तो डायरेक्ट सेलिंग जब पहली बार आई ये इस तरीके से आपके सही साथ, हुआ। राइट? तो क्या हुआ, उस दिन पहुंच गए आप, नहीं मैंने पहुंचे? नंबर ले लिया उनका, अच्छा, मेरे पैसे नहीं है अभी, आप बुला सकते हो तो बुला लो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, तो उस टाइम तो नहीं हुआ, फिर 1-2 हफ्ते बाद में मेरे पास पैसे हुए, तो मैंने कॉल किया, इस संडे कोई है सेमिनार? बोले हाँ इस संडे है, मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं चला गया। अच्छा। और कितने पैसे दिए उस सेमिनार के लिए? 50 रुपीज। 50 रुपीज टिकट थी बेसिकली। तो सेमिनार में क्या देखा, मतलब क्या हुआ, क्या तो वो अलग माहौल था सर वहाँ पे तो। अच्छा, क्या सब माहौल था? सारे बच्चे उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मेरी एज के सारे लोग हैं। एक बंदा मेरी हाइट का, मतलब मेरी ही एज का, केएमसी कॉलेज में पढ़ता था, और वो मेरे सामने से ऐसे निकल के आ रहा है, सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, फूल माला डाल रहे हैं, वो स्टेज पे पहुंचा, अलग ही माहौल था सर वो। अच्छा, मैंने फिर? कहा ये तो यार अलग दुनिया है, ये क्या। उसने बोला कि मेरी पिछले 4 हफ्तों की इनकम 1 लाख रुपए से ऊपर है, मैं गाड़ी परचेज कर चुका हूँ, मम्मी को 4 वॉशिंग हफ्तों मशीन। की इनकम 1 लाख रुपए? हाँ, ओके, 2nd ईयर का स्टूडेंट था वो। सेकंड ईयर का स्टूडेंट, और मैंने केएमसी कहा, का? हाँ कि मैं रामजस में था, वो गेम केएमसी में। तो फिर? उसने 3-4 लाइनें बोली, बोला कि मैंने अपनी खुद की गाड़ी परचेज करी, यामा एफजी लिमिटेड एडिशन, मैंने आईफोन लिया, मम्मी को वॉशिंग मशीन गिफ्ट करी। तो मैंने कहा ये तो मैं भी करना चाहता हूँ। राइट। तो मैंने कहा ये अच्छा काम है। तो फिर ज्वाइन कर लिया उस कंपनी को? नहीं, मैंने घर पे आके बताया। अच्छा, घर पे आके बताया? ओके, फिर? तो मैंने बोला पापा कंप्यूटर कोर्सेज हैं, हाँ। उसपे कंप्यूटर कोर्सेज थे बेसिकली। ओके, तो मैंने कहा ये मेरे को आगे चाहिए होंगे, वो सब राइट। सिखा के भेजा था उन्होंने। में ज्वाइनिंग फीस कितनी थी, मतलब ज्वाइनिंग के लिए कितने पैसे देने थे? 9,556 9,556 रुपए देने थे। बनवाना था। जब ये आया दिनेश आपके पास के 9,556 रुपए देने कंप्यूटर कोर्स के, तो फिर आपका आंसर क्या था? हमारे पास तो सर थे नहीं, हमने तो मना कर दिया कि पैसे हैं ही नहीं, वो हम फिर? करा ही नहीं सकते। तो आपने कहा अपने आप जाओ कर लो, अपने आप जाओ, अपने आप करो। राइट। बट आप जब इसने ये बातें बताई तो आपने इसको बताया नहीं कि ये फ्रॉड है, ये है, वो है, होता है, ऐसा नहीं होता, पैसे 10,000 रुपए के आसपास देने हैं? नहीं, तब इन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे को इस तरह से कंपनी में जाना है। हमें पता चला कि इस तरह से ये कंपनी है। मैंने कहा भाई सारी कंपनी फ्रॉड होती है, मैंने कहा उसमें नहीं जाना, कुछ अच्छा। भी करना, लेकिन ये काम मत करना। ये काम नहीं ये करते। काम नहीं करना, हाँ। राइट। तो ज्वाइनिंग कैसे हुई फिर वहां पे, या हुआ नहीं हुआ? 1-2 हफ्ते तो मैं ऐसे ही, मतलब मैं आउट ऑफ कांटेक्ट चला गया। फिर एक दिन आर्ट्स फैकल्टी मुझे बुलाया, फिर मेरा फॉलोअप हुआ वहाँ पे। ओके, फिर मैंने 20 लोगों का नाम लिखा पेज के ऊपर, ओके, उनकी औकात के हिसाब से पैसे लेके सामने। ओके। तो मैंने उनसे फिर कॉल कर करके मैंने पैसे मांगे सर। उनसे पैसे मांगे? हाँ, दोस्तों से, अच्छा, रिलेटिव से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 500 रुपए, अच्छा, 900 रुपए, ऐसे मैंने लिए सब। सबसे लिए? एस्टिमेशन 20,000 रुपए का था। हाँ, एक्टिविशन 20,000 रुपए देने थे? एस्टिमेशन जो था, राइट, अच्छा, पूरा 20,000 रुपए, वो 20,000 रुपए का था। मैंने कहा सबको कॉल करूंगा 10 तो आ ही जाएंगे। हाँ, 20,000 रुपए का काम करता हूँ, 10 तो आ ही जाएंगे। तो 10,000 रुपए, हाँ, ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो 10,000 आ गए थे? आ गए थे। तो फिर ज्वाइनिंग कर ली। तो कितने साल उस कंपनी में काम किया और क्या कैसा रहा? कॉलेज का 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, आई एम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब 3 साल कॉलेज तो चल रहा था, साथ में डायरेक्ट सेलिंग भी चल रहा था। और डायरेक्ट सेलिंग वो कंपनी में ज्वाइन करने से पहले सर मैं कॉल करता था उनको, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, शब्दावली होती है जो सिर्फ हम ही समझ में आती है। अपलाइन होता है, डाउनलाइन होता है, फॉलोअप होता है। तो उनके साथ रह करके मैं इतना सीख चुका था, मैं उनको कॉल कर दिया था सर मेरा फॉलोअप कर दो। तो मैं खुद से आता था फॉलोअप कराने के लिए। अच्छा, हाँ, फिर स्टार्ट किया, ट्रेनिंग शुरू हुई। तो वहाँ अर्ली मॉर्निंग क्लासेस हुआ करती थी आर्ट्स फैकल्टी के अंदर ही। 8 बजे से मेरा लेक्चर शुरू है और 8 बजे से पहले 6 से 8 ट्रेनिंग थी। तो मैं घर से निकलता 5 बजे, 5:30 बजे। 5 बजे निकल के जाते थे, ट्रेनिंग अटेंड करते थे 6 से 8, और उसके बाद कॉलेज जाते थे। क्या हुआ क्या फिर उस कंपनी में, मतलब कैसा रिस्पांस, क्या रिजल्ट? सर 3 साल के अंदर में 9 लोगों की टीम बनी थी। 9 लोगों की बस? कोई ज्वाइन ही नहीं करता था सर। क्यों ज्वाइन क्यों नहीं करते थे? मैं लोगों को प्लान दिखाता था और फिर वो घर जाते थे, पापा से बात करते थे, फिर कॉल नहीं उठाते। मतलब 10,000 रुपए चाहिए होते थे तो इसलिए बच्चे दूर हो जाते थे। तो 3 साल में कोई इनकम हुई होगी सर, जैसे मैंने 9,556 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया था, तो टोटल इनकम वहाँ पे थी, एक चेक 2700, टोटल 8100 रुपए राइट आए थे। ओके, उसमें से एक बार मैंने जूते खरीद लिए। अच्छा, 8,000 रुपए कमाए 3 साल में? हाँ। राइट। और तो अब ये भी हो गया था, ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई, अब क्या करना है? जॉब 30,000 रुपए जब आ गई थी तो मम्मी ने बोला कि तू टाई वाई लगा करके घर से बाहर जाता है, पैसे वैसे पे आने दे, अब तू नौकरी के लिए काम करना शुरू कर, इससे कुछ नहीं होने वाला। ट्रू।
दैट टाइम फिर मैं प्रेशर में आया तो मैंने फिर स्किप कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग। फिर मैं छोड़ दिया नेट डायरेक्ट हाँ, सेलिंग। मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना शुरू कर दी। गवर्नमेंट जॉब, तो जॉब लगी नहीं लगी? एग्जाम ही क्रैक नहीं हुआ। कभी इधर जा रहे हो, कभी उधर जा रहे हो, कभी ये, कहीं कुछ नहीं। तो फिर हुआ क्या? फिर जो नौकरी नहीं लगी तो मतलब प्राइवेट, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं लगी बट प्राइवेट जॉब में ट्राई किया? प्राइवेट जॉब तो कर लेते हैं, 30,000 रुपए कमाने। सर 3 साल में ना नेटवर्क मार्केटिंग करके समझ में आ गया था नौकरी नहीं करनी। तो मतलब ये पक्का हो गया था कि डायरेक्ट सेलिंग ही करनी है, कुछ तो करना है, कुछ अलग करना है बट नौकरी नहीं करनी। तो मम्मी पापा कह रहे थे गवर्नमेंट जॉब में जाओ, तो उसकी तैयारी। तो फिर फैमिली का तो प्रेशर यही था कि पहले सरकारी नौकरी होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। तो मैंने जो कोर्स किया था बीएससी स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स, उसके थ्रू यूपीएससी के एग्जाम कंडक्ट कराती है आईएसएस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। ओके। तो मैंने एग्जाम दिया, तब एग्जाम दे करके मेरे को मालूम चल गया कुछ होना नहीं है इसमें। तो फिर मैंने एमबीए की प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैं बेसिकली ये नहीं था कि एमबीए करनी है या गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, मैं समय मांग रहा था उधार कि मुझे सोचने दो करना क्या है। अच्छा, उस वक्त दिनेश इतना कंफ्यूज था, उसे यही नहीं समझ आ रहा था कि करना क्या है। कॉलेज खत्म हो चुका था, डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल लगा के देख चुका था, उसमें रिजल्ट नहीं था, फेलियर 9 बंदे केवल। अब ये समझ रहा था कि करना क्या है। समझ आया कि क्या करना है? फिर मेरे को एक चीज समझ में आई कि करना कुछ नेटवर्क जैसा ही है। नेटवर्क जैसे ही है। तो मैंने कहा मोमोज का नेटवर्क बना लेते हैं। अच्छा, या एग रोल का मोमोज वो बना लेते हैं। अच्छा, मतलब वो जैसे हॉकर्स वो रेडी टाइप हाँ। होती है, एक ऐसे मोमोज बेचते हैं या चिकन रोल, मटन। इनका नेटवर्क बनाते हैं। इनका नेटवर्क का मतलब एक एक बनाऊंगा स्टॉल बनाते हैं, फिर दूसरा बनाएंगे, फिर राइट। तीसरा, ऐसे। बट एक स्टॉल पे तो आप खड़े हो जाओगे, बाकी स्टॉल फ्रेंचाइजी दोगे, क्या करोगे? ऐसा कुछ मैंने सोचा था? जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो क्योंकि ऑलरेडी वो मॉल वाला काम वो चल रहा था। ओके, तो उसमें मैं सफिशिएंट अमाउंट कमाने लगा था। राइट। 2-3 साल हो गए मुझे करते करते पार्ट टाइम। तो वहां से मैं अपने एक्सपेंसेस बियर कर रहा था। राइट, एब्सोल्युटली। तो अपने फिर खर्चे जब पूरे हो ये रहे थे। चल रहा था बेसिकली, तो दोबारा से फिर 2016 जून से मेरे को एक और इनविटेशन आना शुरू हुआ। तो अच्छा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मिलना है। राइट। वो एक दोस्त था उसी कॉलेज के टाइम का ही फ्रेंड। अच्छा, उसने फिर बुला लिया? फिर बुलाना। तो आपने उसे बोला नहीं अबे 3 साल लगा के देख चुका, पैसे बर्बाद हो मैं चुके? समझ गया था नेटवर्क मार्केटिंग में जाना ही नहीं है। अच्छा, उसे मना कर दिया? हाँ, नो रिस्पॉन्स। मैं जाने का फिर रिजेक्शन। फिर घर में मेरी गली में एक लड़का था, वो वेस्टीज ही करता था। ओके। तो उसने बोला कि एक ऐसी जिंदगी आएगी और कुछ नहीं करना, दुकान बदलनी है, सपने पूरे होंगे, ये सब चीजें बातें। वेस्टीज के बारे में वो बता रहा था? वो मेरे को मालूम था वेस्टीज है। ओके। बाद में जब मैं आया तब लगा अच्छा ये भी यही बता रहा था। अच्छा, वो भी डायरेक्ट सेलिंग? हाँ, उसको मैंने इतना कंफ्यूज कर दिया, उसकी बंद करा दी। उसकी बंद करा दी? वो आपको कन्विंस कर रहा था और आपने उसकी बंद करा दी? उसको मैंने अपने काम में लगा लिया। मैंने कहा तू क्या करता है यार, कितना रुपए का चेक आया? तो क्या बेचते क्या थे? एग रोल बेचते थे, मोमोज बेचते थे, क्या करते थे? हम इवेंट्स करते थे। इवेंट्स करते थे मॉल्स के अंदर। मॉल्स के अंदर बेसिकली? ओके। जैसे मैगी या कॉफी या कुछ और उनकी सैम्पलिंग किया करते थे। ओके, तो आपने उस व्यक्ति को जिसने वेस्टीज आपको बता रहा था, आपने उसे भी नेगेटिव करके अपने साथ लगा? यहाँ कर रहा है तेरे को 50 रुपए आ रहे हैं, मेरे साथ कर 300 रुपए आएंगे यार। हाँ, तो फिर साथ में लगा लिया। वो साथ में लग गया। तो फिर वेस्टीज में कैसे आया? उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे एक फ्रेंड है सर, वो मैं रामजस में था, वो खालसा कॉलेज के अंदर में थे। ओके। तो उनका एक दिन कॉल आया मेरे पास में, बोले दिनेश जी यमुना विहार साइड आ रहा हूँ, आपसे मिलना है। ओके। मैंने कहा मिलना है तो फिर मिल सकते हैं। राइट। फिर वो मुझे बाइक पे बिठा करके यमुना विहार डीएलसीपी एकदम नीचे को वो ऑफिस था सर बेसमेंट में, तो वहां मैं गया। तो मैंने देखा वेस्टीज, मैंने कहा ये जरूर नेटवर्क मार्केटिंग। फिर नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर डायरेक्ट सेलिंग। मैं दिमाग बंद करके बैठा सर वहां। अच्छा, ओके। उन्होंने जो बताया बोलो मैंने नहीं सुनना ही नहीं। फिर पूरा टाइम निकल गया, सब हो गया, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन हो गई। बाद में बोले कैसा लगा? मैंने कहा अच्छा है, बहुत अच्छा है। बोले ज्वाइन कर। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है, हम अपना दिमाग क्लोज करके बैठ जाते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये हमारे दिमाग में नहीं जाना चाहिए। और दिनेश केवल क्योंकि वो 3 साल डायरेक्ट सेलिंग में दे चुका था, कॉलेज के में था, पार्ट टाइम कर रहा था, बट कोई सक्सेस नहीं थी और 9,556 रुपए की ज्वाइनिंग थी। तो उसके दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर थी, ये काम नहीं करती, ये सब बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये सब फ्रॉड है। फादर कह रहे थे फ्रॉड है, कुछ नहीं करना इन चीजों से, जॉब करनी नहीं, केवल मैगी कॉफी की सैंपलिंग, मॉल्स में खड़े होके पूरा दिन करके कुछ पैसे कमाने। और जो वेस्टीज एक दोस्त लेके गया यमुनानगर डीएलसीपी पे, बंद, कुछ नहीं करना। राइट, कुछ नहीं करना। मैं वहां से निकला, उसके बाद उनका कॉल ही उठाया मैंने, फिर बंद, दोस्त ही खत्म, आना ही नहीं है। राइट। ये फॉलो भी करेंगे, मेरे को मैं जानता था ना फॉलो अप होता है, मिलेंगे, फिर ये बोलेंगे, फिर पैसे करेंगे, फिर पैसे इकट्ठा करो, फिर पैसे लाओ। तो मेरा पेन पॉइंट था वो, तो फिर से पैसे मैं किससे मांगूंगा, पहले मांग चुका। तो उन्होंने बताया था कितने पैसे चाहिए, कुछ ऐसा बोला था उस वक्त या नहीं? तो मतलब मेरे को समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला, मैं सुना ही नहीं। उन्होंने सुना ही नहीं।
तो मैं वहां से बाहर निकला, उन्होंने लास्ट में एक लाइन बोली, दिनेश जी आज ज्वाइन करते हो तो आपको एक स्कीम मिलेगी। मैंने कहा क्या? अगर आप 1000 रुपए का सामान ले तो एक चाय पत्ती फ्री। मैंने कहा आप ही रखो, चाहिए ही नहीं। आप ही रखो चाय पत्ती। ओके, फिर सर उन्होंने अननोन नंबर से कॉल करना शुरू किया। अच्छा, पहले वो नोन नंबर से था, आपने उठाना बंद कर दिया, फिर उन्होंने अननोन नंबर से फोन किया। वेरी गुड। मतलब वो भी पूरे जो थे वो लगे हुए थे फॉलो अप पे, पूरा फॉलो अप फॉलो थ्रू चल रहा था। तो फिर क्या हुआ? बहुत सारी कॉल्स आती रही, जब बहुत सारी, मैंने कहा ये इसको करना है। मैंने कहा करना क्या? उन्होंने बोला 1000 रुपए की ज्वाइनिंग। मैंने कहा बस? अच्छा, आपने कहा बस? हाँ। मतलब 1000 रुपए था, लग रहा था कि चलो ये तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, कर ज्वाइन करते हैं, पीछे छुड़ाएंगे, फोन नहीं करेंगे उसके बाद। फिर तो उसने ज्वाइन कर लिया आपने? ज्वाइन कर लिया, और करना तो था नहीं, तो बस चाय पत्ती फ्री मिली थी, नहीं मिली थी? मिली थी ज्वाइनिंग स्कीम। जी, इसने आके बताया था, इसने ऐसे वेस्टीज 1000 रुपए में ज्वाइन की है और ये सामान मिला है, और सामान मतलब जो हाउस होल्ड सामान था, प्रोडक्ट्स लिए थे बेसिकली। मैंने एक साथ नोनी खरीदा था, मेरी मम्मी को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। ओके, तो उनको मैंने, इससे मैं नोनी परचेज किया। ओके, एक स्पारुलिना परचेज किया, एक शैम्पू, एक सोप, एक चाय पत्ती पेस्ट, ऐसे करके लगभग 1000 रुपए में हो गया। ले लिया। तो फिर वो प्रोडक्ट का हुआ क्या? प्रोडक्ट यूज किए, मम्मा को माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, दी कुछ ऐसा हुआ, रिजल्ट आया जो? हाँ, उनको सर 15 दिन में अच्छा रिजल्ट था। वो एक टैबलेट डेली खाया करती थी, ओके, डाइक्लोविन प्लस, वो उनकी छूट गई थी 15-20 दिन के बाद। 15-20 दिन के बाद वो टैबलेट छूट गई? उन्होंने कहा कि मेरे को लग रहा है कि अब दर्द नहीं होता। ओके, तो आपको लगा यार ये तो कोई अच्छी चीज है, ये करना चाहिए। तो क्या दिनेश के दिमाग में क्या आया उस वक्त? पहले तो मैं प्रोडक्ट लेके गया तो वो पहले तो इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। बोले अच्छा। साबुन इतना महंगा है, एक तो जरा हमारी पैकिंग इतनी आती है, वो लगता ही महंगा है। वो महंगा नहीं भी होगा तो भी महंगा लगता है। बोले ये पैकेट के अंदर है, उसको खोलते हैं वो। मैंने कहा अच्छा है, आप यूज करो। मैंने अगर बता दिया होता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जैसा कुछ है तो मैं घर में एंट्री नहीं होती सर। अच्छा, मैंने मतलब पापा मम्मी ने साफ मना कर दिया था। तो फिर बताया ही नहीं घर में। ठीक है, यूज उन्होंने कहा चलो गरीब आदमी क्या करता है, प्रोडक्ट आ गया अब तो फेंक देंगे, इस्तेमाल ही कर लेते हैं। गरीब आदमी। इस्तेमाल किया तो फिर यूज करके अच्छे रिजल्ट्स मिले। शैम्पू अच्छा था, सोप अच्छी थी। मैंने कहा प्रोडक्ट अच्छे हैं यार। फिर मैंने कॉल किया तो मैंने कहा यार प्रोडक्ट तो आपके अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। बोले हम तो मैंने बोल रहा था कि काम करते हैं। फिर आपने अपने अपलाइन को, मैंने फिर कॉल दोस्त को फोन किया, मैंने कहा पैसा आता है इसमें? बोले हाँ मिलो सब बताऊंगा। फिर वो वापस यमुना विहार आए, ईस्ट दिल्ली यमुना विहार फिर से आए। फिर मैंने मार्केटिंग प्लान तब जाना, तब मैंने समझा कि एक्चुअली ओके, तो मतलब अब प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, मम्मी को माइग्रेन से जो रिलीफ आया, दवाई छूट गई, और तब आपने उनको फोन करके दोबारा मिला, मार्केटिंग प्लान समझा। अब दिनेश क्या सोच रहा था? लग रहा था कि यार मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ इसमें करूँ, यहाँ ये फ्रॉड जैसा ये वेस्टीज पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा क्या? सर जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलने के लिए गया तो वो अपलाइन पूरी तैयारी के साथ में आए थे सर। अच्छा, पूरा मार्केटिंग प्लान मेरे को समझाया। उसके बाद मेरे को 4 अपलाइन से मिलवाया। 4 अपलाइन से मिलवाया? सिवी सबसे। ओके, तो मैंने सब एक से पूछा, मैंने कहा आप पैसा आता है? बोले हाँ आता है। मैंने कहा आता है दिखाओ। तो बंदा भी तेज था, वो पासबुक साथ लेके आया था। पासबुक लेके आया था? अगर ये देखो पिछले महीने इतना, ये मैंने कहा 16,000 रुपए आ रहा है तो मतलब आ तो सकता है। उसने 16,000 रुपए का 16,000 का चेक था उनका। ओके, और आपने 4 लोगों का देखा? सबका नहीं, लेकिन एक का देख लिया आपने। तो विश्वास हो गया था दिनेश को, नहीं यार इसमें पैसा आता है? मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग तो मैंने की है, हाँ, और करना भी आता है। राइट, स्किल्स मेरे अंदर आई चुकी थी, बोलने वाली 3 साल लगा चुके थे। यस, हाँ, बस एक का पैसा आना चाहिए। राइट, मेहनत में कर सकता हूँ। तो जब मेरे को विश्वास हो गया कि हाँ पैसा आता है तो आप करते हैं। अब करते हैं। तो दिनेश ने पहला स्टेप क्या लिया वेस्टीज ज्वाइन कर? जब सोच लिया कि करना है तो दिनेश कैसे आगे बढ़ा? कितने लोगों तक पहुंचा? कितने लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया? क्या किया दिनेश? सर लिस्ट ही खत्म थी सर, लिस्ट ही नहीं थी, सारी खपा चुके थे कॉलेज के अंदर में। कॉलेज के दोस्त, वो सारी चीजें। पहला तो दोबारा फोन भी नहीं कर सकते थे? कर ही नहीं सकते थे सर। सब लोग मेरे को आज भी उसी नाम से जानते हैं कि वही कुछ करता होगा। वही कुछ पता होगा सोशल मीडिया के थ्रू तो अलग बात है, लेकिन कॉलेज में सारे दोस्तों को, गली मोहल्ले के सारे, कुछ रिलेटिव्स भी उसमें सबको बता चुका था। तो मेरे पास लिस्ट तो थी नहीं सर। राइट, तो जो मेरे नए कॉन्टेक्ट्स थे, जो मैं मॉल में जाता था, तो जिससे अब उसको कभी इनवाइट के पर्पस से तो बात की नहीं। राइट, अब जो एकदम इमीडिएट कांटेक्ट आता तो उसी को प्लान दिखाने का था, कि जो 5-6-10 लोग थे उन्हीं को दिखा दिया, कर लिया। फिर मैंने कुछ सेमिनार्स अटेंड किए। मैंने हेड ऑफिस देखने के लिए आया था सर, और ब्रांच ऑफिसर्स देखे। तो सर मैंने पहले ना इसके टूल्स और सारी चीजें और प्रोडक्ट कैटलॉग और इसका सक्सेस प्लान पढ़ के बैठा था सर, मैं काम शुरू करने से पहले। मैंने कहा पहले नॉलेज लेते हैं पूरी और फिर काम करते हैं। पहले महीने कितने लोगों को वेस्टीज के बारे में बताया? मतलब जो खड़े होते थे मॉल में और जितने लोग भी आते थे, कितने लोग, कभी गिने के कितने लोगों को बताया, और क्या रिस्पांस दे रहे थे लोग? पहले महीने में सर मैंने ज्यादा नहीं, लेकिन मैंने 30-35 लोगों को बताया। 30-35? और ये कौन से महीने और कौन से साल की बात है सर? ये क्योंकि मैंने ज्वाइन तो जुलाई 2016 में किया था। जुलाई 2016। काम नहीं किया कुछ, फिर मैंने सितंबर से काम शुरू किया।
सितंबर से काम शुरू किया, राइट, और 35 लोगों को बता दिया, तो रिजल्ट उसमें 2 ही ज्वाइन किया था। 2 लोगों ने दोस्तों 35 लोगों को दिनेश ने पहले महीने वेस्टीज के ज्वाइन होने के बाद बताया कि ये काम करता है, ये है, और 2 लोगों ने ज्वाइन किया। 35 में से केवल 2 लोगों ने ज्वाइन किया, जो पहला महीना था दिनेश पहले महीने। तो ये नहीं लगा यार ये क्या है, गलत ही काम में फंस गया हूं, 35 में से 2 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पता चला ये भी फ्रॉड है, बेकार है, क्या दिमाग में आता था? मेरे को ट्रस्ट था कि मैं कर लूंगा, और मेरा गोल ऐसा नहीं था 1 2 6 महीने का नहीं था। मैंने कहा अगर मेरे अपलाइन ने बताया था कि क्राउन बन जाएंगे तो 1 लाख रुपए की इनकम आ सकती है, राइट, तो मैंने कहा अगर 5 साल में क्राउन बन गए तो मैं खुश हूँ। 5 साल में भी 1 लाख रुपए की भी इनकम आ गई क्राउन, तो भी बहुत है। बहुत बढ़िया। दिनेश तो 30,000 रुपए सोच के बैठा था। हाँ, और मेरे पास तो लाइफ में ऐसा कोई तरीका था ही नहीं जहाँ से मैं 1 लाख कभी जिंदगी में कमा भी सकता हूँ। एब्सोल्युटली, बीएसए की थी, नौकरी करनी नहीं थी, लाख रुपए कहां से आएगा? तो पहले महीने का जो 30-35 लोगों को बताया, 2 लोगों ने ज्वाइन किए, इनकम आई कुछ वेस्टीज से पहले मैंने 78 रुपीज का 78 रुपए, तो वो मिला तो होगा नहीं। वो 2-3 महीने बाद जुड़ करके अच्छा जो ओके राइट। तो पहले महीने जब 35 लोगों को बताया और 2 लोगों ने ज्वाइन किया, 78 रुपए का चेक बना, तो विश्वास क्या था? दिनेश क्या सोच रहा था, अब क्या करना है उसे? मैंने कहा पैसे तो आते हैं, 78 आते हैं मेरे, उसके 10 आते हैं, उसके 16 आते हैं, तो पैसा तो आएगा, राइट, मेहनत करते हैं। अब मेहनत करते हैं। तो दिनेश ने कैसे वो जर्नी को शुरू किया, कैसे प्लानिंग किया कि अब मैं क्या करूंगा? सर जितने मेरे आसपास के लोग थे उस समय, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट जिसे कहते हैं बेसिकली, वो तो दिनेश के पास थी नहीं, वो तो दोस्त वो तो सब छोड़ चुके थे और कोई आपके साथ आने को तैयार भी नहीं था, उनके पास में जा ही नहीं सकता था, जा ही नहीं सकते थे। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था जो 6th क्लास से मेरे साथ में है, मैं उसके पास गया तो उसने बोला भाई कुछ नहीं होता ये सब, बोला मेरे को देख मैं नौकरी करता हूँ गुड़गांव के अंदर, मेरी 45,000 रुपए की सैलरी है, तू क्या कर रहा है अब तक, ये वो मेरे साथ का ही था सर। अच्छा, हाँ, वो उसने 45,000 रुपए की नौकरी पे लग गया था। हाँ। और आप तो जीरो कुछ ही नहीं सर, मॉल के अंदर खड़े हुए थे। हाँ, वही 500-600 महीने का 5-6 हजार रुपए कमा लिया बस। हाँ, तो मैंने कहा यार ये अच्छा है, मैं करना चाहता हूँ। कह रहा तूने की थी ना कॉलेज में भी क्या हुआ था, कह रहा जो तू कर रहा है वो करता रहे, ठीक है इसमें मत पढ़ियो बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा तो उसने उतार दिया, मैं फिर गया नहीं उसके बाद दोबारा पे। बस हमसे भी कहा था यार कि पढ़ा लिखा बंदा बताओ क्या कर रहा है। हाँ, मैं तो 45,000 रुपए कमा रहा हूँ मैं। हाँ, मैं बोला उनका 45,000 रुपए वो कमा रहे तो तुम भी कमाओ, तुम भी नौकरी करो। तो ये कितना प्रेशर आपने दिया इसको कि नौकरी करिए? क्या खड़ा रहता था मॉल के अंदर, सैम्पलिंग वैम्पलिंग करता रहता था, 5-6 हजार रुपए कमाता था, बीएससी पास कर चुका था, तो आपने कभी डांटा नहीं इसको कि क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? मतलब कॉलेज के बाद तो अक्सर कुछ ना कुछ 10-15 हजार रुपए की नौकरी आ जाए, कुछ आ जाए, लाइफ तो कुछ करे, तो ये तो कुछ भी नहीं कर रहा था। हम तो यही कहते थे कि नौकरी करनी है, लेकिन इन्होंने ये कह रखा था मुझे नौकरी करनी नहीं है। उनका भाई क्या करना है फिर? हाँ, कि नौकरी नहीं करूंगा कुछ तो भी। ये सैम्पलिंग वैम्पलिंग जो मॉल के अंदर करता था वो काम तो वही था, बस वही। हाँ जी, वही 5-6 हजार रुपए कमा लिए, दैट्स ऑल। जी हाँ। फिर जब ज्यादा परेशानी हुई तो इन्होंने कह दिया मेरे से कि जी मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो आप, उसके बाद में जो कहोगे मैं वो करूंगा। अच्छा, कितने साल का टाइम मांगा? शायद 6 महीने का। 6 महीने का टाइम मांगा। 6 महीने बाद जो कहोगे वो करूंगा, 6 महीने का टाइम दे दो सिर्फ। अच्छा, और तब ये वेस्टीज करना शुरू कर चुका था? हाँ जी। हाँ, तो इन्हें कहा 6 महीने में वेस्टीज में देखता हूँ, हाँ। अगर चला तो ठीक है, नहीं तो जो आप कहोगे मैं करूंगा, राइट। दिनेश 6 महीने का टाइम ले लिया पापा मम्मी, क्या हुआ क्या? अभी तो शुरू हुए 78 रुपए का चेक। नहीं उनको भी बोल दिया फिर। किसको? और जो 45,000 वालों 45,000 वालों को कि भाई अगर मान लो मैं सक्सेस हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं नौकरी कर लूंगा, लेकिन अगर मैं सक्सेस हुआ तो फिर तुम्हें आना पड़ेगा। और जब तुम मेरे साथ आओगे हैं? ये डील हो गई थी। डील हो गई थी। जी हाँ। वाओ, ओके। तो 6 महीने में, दूसरे महीने में क्या हुआ, क्या रिजल्ट था? दिनेश ने वेस्टीज को किया सेकंड मंथ, कितने लोगों तक पहुंचा, क्या करता था, पूरे दिन का शेड्यूल क्या होता था? सर कहीं से मेरे को लिंक मिला, तो मेरी गाजियाबाद में टीम बनी थी सर, तो मैं यमुना विहार से गाजियाबाद जाया करता था। उस समय पास जेब में पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो ऑटो में लटक करके साइड में ऐसे बैठ करके जाना, और जो मैं इस कॉर्नर में बैठा हुआ हूँ तो उस कॉर्नर वाले ऑटो में जब हम बैठते ना, तो दिल्ली में सर अलग अलग रूल चलता है। यहाँ पे ऑटो में पीछे 4 बैठते हैं, आगे 5 बैठते हैं तो इधर बैठ करके मैं इधर वाले बंदे से सर प्रोस्पेक्टिंग किया करता था, क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, नौकरी ये वो, तो ऐसे लटक के बैठ करके नंबर भी सेव करना उसका मोबाइल में। फिर जब कई बार पैसों की प्रॉब्लम आई, घर से मैं मांग सकता नहीं था क्योंकि थे ही नहीं देने के लिए, तो दिलशाद गार्डन मेट्रो पे मैंने प्रोडक्ट्स भी फिर सेल करना वहाँ पे शुरू किए लोगों को। प्रोडक्ट सेल करना शुरू किए? कौन से प्रोडक्ट्स? हेल्थ सप्लीमेंट्स खड़े होके बेचते थे आप बेसिकली? वेस्टीज के प्रोडक्ट ही? हाँ, एक भी बिक गया तो मेरा जाना नया खर्च निकल जाएगा।
सेलिंग, जो छोटी सी चीज है बट हाँ 200 रुपए मिल गए, 100 रुपए मिल गए, जो भी मिल गया, मेरा गाजियाबाद जाना आना हो गया। हो जाएगा। तो वहाँ मैंने काम करना शुरू किया। बट लोग ऐसे हेल्थ के प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, आप रोड पे खड़े होकर हेल्थ के प्रोडक्ट बेच रहे हो। सर कॉलेज में मैंने लोगों को कागज बेचा 200 रुपए का। कागज? हाँ, वो पास होता है ना सर, वो मैंने 200 रुपए का पास बेचा। बट हेल्थ सप्लीमेंट कोई क्या ले लेगा? कागज तो चलो अलग बात है, यूज करना है, बट ये तो खाना है, कोई आपकी बात क्यों सुन लेगा? सुनते नहीं थे, सुनाता था सर। सुनाता था मैं, राइट, कन्विंस हो जाते थे लोग और सामान ले लेते थे। सब नहीं लेते थे सर, एक ने ले लिया तो भी काफी। हाँ, एक भी बिक गया तो भी काफी। तो दिनेश जब गाजियाबाद, जो ये टीम बनाने का सिलसिला था, ये कितना टफ था दिनेश के लिए? सर जैसे मैंने बोला कि मैंने ऐसे काम करना शुरू किया, तो मैं 6 महीने के बाद में दिसंबर में मैंने अपना सिल्वर डायरेक्टर क्लोज कर दिया। 6 महीने के बाद? बट 6 महीने तो बहुत टाइम हो गया। दूसरे महीने कितने लोगों तक पहुंचा, कैसे पहुंचा दिनेश, कितने लोगों को प्लान दिखाया, क्या हुआ क्या दूसरे महीने? सर मेरे साथ जिस 2 लोगों ने शुरू किया था, तो वो 1 महीने 2 महीने वो साथ रहे, तो क्योंकि मेरे पास लिस्ट थी नहीं, राइट, तो मैंने उनकी लिस्ट ले ली फिर। एब्सोल्युटली, तो डाउनलाइन की उनकी List लिस्ट निकाली। बनवाई और उनकी ले ली। हाँ। राइट, कि भाई तुम्हारे को ग्रो करवाता हूँ मैं। हाँ, फिर उसके मामा के यहाँ गए, उसके मौसा के यहाँ गए, उसके भाई के यहाँ गए, तो दैट्स हाउ वहां से फिर कुछ पीवीज और कुछ बिजनेस आना। राइट, वो दोनों के पीवीज बढ़ने लगे, हाँ। तो अब 2 लाइनें चलने लगी, काम करने लगे। हाँ। फिर उस और तरीके दूसरे से महीने कितने लोगों तक पहुंचे, मतलब उनके थ्रू ही कितने लोगों तक दिनेश पहुंचा था? मैं उनके थ्रू पहुंचा हूँगा लगभग 18-19 लोग। 18-19 तक। और कितने लोगों ने ज्वाइन किया था दूसरे महीने? 18-19 लोग। 18-19 लोग ज्वाइन कर गए थे। वेरी गुड। तो दूसरे महीने की इनकम कितनी आई? 78 से फिर आई थी 127 रुपए। 127 रुपए। उसका भी 8% हो गया था, मेरा भी 8% हो गया। अच्छा, दोनों तो 78 से 127 रुपए। तो जब ये कर रहा था 2 महीने हो गए और 127 रुपए कमा रहा है, तो आपने बोला नहीं क्या जिंदगी में ये क्या कर रहा है? सर 6 महीने का टाइम मांगा था ना, तो इसलिए बोल नहीं सकते थे आप? बोल नहीं सकते थे, और फिर हम पैसे देते नहीं थे, हमारे पास थे ही नहीं। राइट, तो वो घर पे आगे मांग नहीं सकता था, थे नहीं, तो अब तो जो करना है अपना। बट वो सैम्पलिंग चल रही थी, वो 5 से 6 हजार रुपए वो आ रहे थे बेसिकली, उसके साथ साथ वेस्टीज करते चल रहे थे। वो सिर्फ सैटरडे संडे का था, वो सैटरडे संडे, तो वीकडे में बात। हाँ, तो 5 दिन वेस्टीज होता था, 2 दिन ये होता था, और उसमें 5-6 हजार कमा लेते थे, वेस्टीज में 127 रुपए। तीसरे महीने क्या हुआ? तीसरे महीने फिर मेरे को अच्छा चेक आया था 968 रुपए का। 968 रुपए का बहुत बड़ा चेक आया, 127 से सीधा 968। राइट, तो लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया, ये सब चीजें हो गई, नेटवर्क बनना शुरू हो गया। दिनेश ने दिल्ली और एनसीआर में नेटवर्क बनाया, कैसे नेटवर्क बनाया, कितने दिन में क्या प्लान रहता था? दिनेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं दिनेश कैसे एक यूथ आइकॉन बना। पूरे दिन की चर्या क्या होती थी, कितने बजे उठता था, कितनी प्रोस्पेक्टिंग, कितनी मीटिंग्स एवरीडे, हर चीज कैसे तीसरे महीने से ऑनवर्ड ही की गई? सर दिन में मेरा शेड्यूल था कि मेरे को सुबह में 8 बजे या 9 बजे तक घर से निकल जाना है। राइट, और क्योंकि पैसे थे नहीं जेब में, तो लंच घर से पैक करा के निकलना है। राइट, तो मैं सुबह को घर से निकल गया। राइट, उसके बाद मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है, अगर ये कहीं पता भी ही नहीं होता था कहाँ जाना है। हाँ, अगर कहीं कुछ शेड्यूल है तो तो स्टार्टिंग में क्या है ना, टीम इतना रिस्पॉन्स नहीं करती। ओके, हमारे सपने हैं या मैं कमिटेड हूँ, लेकिन वो इतना कमिटेड नहीं है, वो Right. पहले प्रायोरिटी अपने काम को देता है। ट्रू, तो रात को बात हुई है कल मीटिंग है, सुबह को बात हुई है मैं आ रहा हूँ वगैरह, वो तो बंदा आ नहीं रहा, तो नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं घर से निकल जाया करता था। वो बंदे ने Daily. आगे ने मना कर दिया, बट दिनेश फिर भी निकल जाता था। डेली निकलना है। तो जाते कहाँ थे? ऑफिस जाके बैठ गया डीएलसी पे, ओके, वहां पे जाके लोगों को देखता रहा, स्क्रॉलिंग करता रहा, फिर किसी दूसरे डीएलसी पे चला गया। एक जगह ज्यादा नहीं बैठता था, इज्जत खराब हो जाती अच्छा, इज्जत खराब हो जाती है। है, लोगों को लगता है काम का ही नहीं है। तो मैं कुछ घंटे बैठा, जैसे 12 बजे से पहले बैठा यमुना विहार ऑफिस, फिर 12 बजे के बाद शालीमार गार्डन पहुंच गया, ऐसे करके। शालीमार गार्डन, तो वहाँ बैठ के भी करते क्या थे? मतलब लोगों से मीटिंग तो हो नहीं रही, पूरे दिन बैठ के क्या फायदा होगा? दूसरे से बात कर ली, देख लिया कैसे काम कर रहा है, या फेसबुक पे देख लिया कौन ऑनलाइन है तो उसको इनवाइट करना शुरू कर दिया, या कॉलिंग। मेरा कुछ भी करना है घर में नहीं करना, घर में हम सिर्फ एक ही कमरे में रहते थे। राइट, तो वहां पे मैं कुछ कर नहीं सकता था, तो मेरे को था कि मेरे को स्पेस चाहिए, तो मैं घर से बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिनेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, और ये शायद मतलब अचानक हो गई कि दिनेश ने एक रिदम बनाया कि घर पे कुछ नहीं करना। ऑब्वियसली हम सब लोग जानते हैं घर पे एक कैसा माहौल होता है, सारे हैं और फैमिली है, तो कई बार हम लोग छोड़ देते हैं काम को, फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं या कुछ अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पर दिनेश ने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने सुबह 8 बजे अपना लंच पैक कराता था और वो घर से निकल जाता था, अलग अलग डीएलसीपी पे बैठता था, ऑफिस में जाता था। अगर शेड्यूलिंग है तो मीटिंग के लिए, नहीं तो वो फेसबुक पे इनवाइट करना, लोगों से मिलना, लोगों को देखना कि वो किस प्रकार से बिजनेस कर रहे हैं,
उनसे सीखना, ये ऑटोमेटिकली वो करता चला जा रहा था। और ये उसने शायद प्लान किया था या नहीं किया था, बट वो ये कर जरूर। 3 महीने ये चीजें शुरू हो गई, रिजल्ट आने लगा, लोग 968 रुपए का चेक आया, नेटवर्क बनना लगा। कितने लोगों का नेटवर्क बन चुका था ऐसे करते करते। लोग कैसे मिल रहे थे दिनेश? सर स्टार्टिंग में एक लिंक मिला, एक अच्छा कांटेक्ट मिला। तो एक मैम है गाजियाबाद में, वो हॉस्पिटल में थी, तो उनके रेफरेंस पे फिर काम मिलना शुरू हो गया। तो फिर मेरा शेड्यूल चेंज हो गया, फिर मैं यमुना विहार नहीं आता, फिर मैं सीधा गाजियाबाद जाता। राइट, तो तो गाजियाबाद जाने वहां लग से गए। टीम एक टीम बिल्ड होना शुरू हो गई। राइट, और जो साइड में वो 2 लोग थे, उनके थ्रू थोड़ा सा बिजनेस आना शुरू हो गया। ओके। तो फिर मैं नवंबर में ब्रॉन्ज हो गया। नवंबर में ब्रॉन्ज डायरेक्टर, 3 लाइनें बेसिकली काम करना शुरू कर गई और ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो गए। और चौथे महीने बेसिकली, राइट, चौथे महीने ब्रॉन्ज डायरेक्टर 968 रुपए से कितना चेक पहुंच गया था? 5,888 रुपए। तो जब ये 5वें महीने 5,888 रुपए का चेक आया, तो दिनेश का मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और लगा कि यार इसको मेरे को फुल फोर्स में करना चाहिए और पेरेंट्स को भी बता देना चाहिए इतना चेक आ रहा है। पिछले 4 महीनों में चेक आया है, चाहे 968, 127, 78 रुपए कुछ भी आया। मैंने वहां पे फिर दिसंबर में फिर अपना काम स्किप कर दिया, मॉल वाला था। मॉल वाला काम बंद। हाँ, मतलब तो पैसा आ रहा है, अब 5,000 आ गए। हाँ, अब क्यों जाना है वहां पे? अच्छा, क्योंकि सैटरडे संडे मीटिंग्स होती है ना, मैं अटेंड नहीं कर राइट, पा रहा था। ओके। टीम तो के मेजरली साथ में। सैटरडे संडे, हाँ, राइट, हाँ, तो फिर मैंने कहा अब तो करना ही नहीं है। ओके। फिर दिसंबर महीने के अंदर में मुझे एक बार कानपुर जाना था एक टीम की मीटिंग करने के लिए। तो मुझे रात को निकलना है ट्रेन से। मॉर्निंग में तब पहली बार मैंने इनको बिठा करके समझाया कि मैं ये कर रहा हूँ, फाइल से पापा को। ये कौन से महीने की बात है? मतलब 6 दिसंबर महीने की बात है। 6 मंथ की बात, राइट। उससे पहले इनको मालूम नहीं है कि क्या हाँ, हो रहा है। 6 महीने मांग लिए ना आपने, पापा क्या बोले? अब हाँ। 6 महीने दे दिए आपको, 6 महीने करो, और 5,880 रुपए का चेक भी आ गया। छठे महीने पापा को बताया कि क्या कर रहे हो, कि मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली। Right. तो बोले ये होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास जवाब था, क्योंकि मैंने कहा हो रहा है, देखो पैसा है पिछले महीने। हाँ, बोले आ रहा है, देख के करियो, देख के संभल करियो। के। हाँ, मतलब कुछ और भी साथ। आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर जब ये दिनेश ने दिखाया कि ये है? तो आपको लग रहा था अभी भी ये चलता है या ये फ्रॉड है, फिर खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा? पहले कोई हमने नाम सुना कंपनी वगैरह का, तो हमें ये पता कि इसमें कुछ नहीं होना। जो बड़े लीडर हैं उन्होंने कुछ जो करना था कर लिया, बाकी तो सब लाइन में लगे रह जाएंगे। तो आपको लगा कि बेटा ऐसी लाइन में लगा रह जाएगा? हाँ जी, उनका पैसा वैसा आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं। इसने चेक दिखा दिया? हाँ जी, फिर उनका, लेकिन इन्होंने जब बोल दिया कि नहीं मेरे को टाइम चाहिए, तो टाइम दे ही रखा था हमने। फिर ये अपने हिसाब से करने लगे। हम ना, इनकी मम्मी जी इतनी अच्छी तरह से समझाती थी इनको कि इन्होंने फिर पलट के नहीं देखा कि हमने करना क्या, सिर्फ ये कमाने की धुन थी कि हमें पैसा कमाना है। क्योंकि लाइफ में वो बहुत स्ट्रगल देखा था। ऑब्वियसली फैक्ट्रीज बंद हो गई, फाइनेंशियल बहुत बुरी हालत थी, पैसा था नहीं, 2 साल बिना लाइट के रहे। तो नेचुरल है, बच्चा भी वैसे उस तरीके से समझ जाता है कि पैसा कमाना है, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, वो ये समझ जाता है। दिनेश 5 महीने हो गए थे, पैसे की इंपॉर्टेंस पता थी, ये सब स्ट्रगल लाइफ में कर चुके थे। और दूसरी बात, तब तो 23-24 साल के हो गए थे, 21-22 साल का। तो अब जो सबसे ज्यादा था स्टेबल इनकम, कुछ और कमाऊं तो कैसे? तो छठे महीने जो मेरे नीचे नेटवर्क था वो ब्रॉन्ज हो गया। गाजियाबाद वाले आप सिल्वर बन गए बेसिकली। मैं सिल्वर बन गया, राइट। और इनकम कितनी आ गई? 11,863। 11,863, मतलब 6 महीने के बाद 7वें महीने की इनकम 11,000 रुपए पहुंच गए। अब लग रहा था कि हाँ, इसमें मैं अपना कैरियर बना सकता हूँ, इसको आगे लेके जाना चाहिए, ये सही एक डिसीजन मैंने लिया है। तो और यही करना है। मैंने ये सोचा कि मेरा डिसीजन सही था, सही है। और जहां मैंने 3 साल किया था कॉलेज के अंदर में, वहां टोटल 10,000 भी नहीं आया। राइट। यहाँ 6 महीने बाद में 1 महीने की इनकम 11,000 पे पहुंच गया हूँ। राइट। तो अब तो आगे बढ़ना है, अब तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं। और कैंपिंग वो जो था, सब पीछे, अब तो फोर्स, पूरा एकदम। राइट। और पापा को बता दिया था, देख लो 12,000 रुपए का चेक आ गया है, अब 6 महीने बाद अब मेरे को ये करना है। 5 का दिखाया था, 12 का जनवरी में आया था। हाँ। तो तब दिखाया था एक बार, फिर नहीं दिखाया दोबारा उसके बाद। फिर नहीं दिखाया? क्यों? आएंगे उसके बाद। तो आगे कैसे बढ़ते रहे? 1 साल जब वेस्टीज में हो गया तो इनकम कितनी हो गई थी? और दिनेश के दिमाग में था 5 साल भी लगा लूं और 1 लाख रुपए पे पहुंच जाऊं क्राउन डायरेक्टर बनके, जो बेसिकली वीआईपी में सीखते हैं हम लोग, राइट? तो दिनेश क्या सोच रहा था? और 1 साल के बाद वेस्टीज में काम करके दिनेश को क्या लग रहा था? सर 1 साल अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा तो जुलाई 2016 स्टार्ट किया था, राइट। जुलाई 2017 की इनकम थी 3,000 रुपए। जुलाई 2017 की 3,000 रुपए, 12,000 से 3,000 रुपए पे आ गए। वहां से नेटवर्क गिरना शुरू हो गया, लोग वापस चले गए, काम करना बंद कर दिया।
दिसंबर का चेक था 12,000 रुपए 11 जनवरी का, 2016 में। राइट। दिसंबर का चेक था 12,000 रुपए लगभग, हम्म। और जनवरी 2017 का चेक था 1,000 रुपए। 1,000 रुपए। हाँ। फिर फिर वहां से बिजनेस गिरना शुरू हो गया सर। राइट, लोगों ने छोड़ना शुरू कर दिया। ओके, सडन जहां से परचेज आ रही थी वो बंद हो गई। बंद हो गई, जो 200 लोगों की टीम बनी थी वो ऐसे ही गिरना शुरू हो गई। राइट, तो बिजनेस फिर पूरा गिरना शुरू हो गया। ओके, मैंने कहा अभी भी तो पैसा आना शुरू ही हुआ था। हाँ, तो अब ये हो गया। वापस से, हाँ। तो फिर वहां पे डाउट्स फिर मन में जनवरी के हाँ, onwards कि शुरू हो चलता है गया। नहीं चलता, ये तो सब फ्रॉड ही है यार, हाँ। ये तो 6 महीने में पैसा आया फिर एक बंद ही हो बार गया। आया बस, दोबारा आया नहीं। फिर तो वहां से बड़ा टफ हो गया मेरे लिए करना। तो क्या किया? कर रहा था वेस्टीज से, लेकिन मन में चल रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर जनवरी में, क्योंकि मैंने इनको बताया था घर में कि मैं 12,000 रुपए आ गए इनकम, तो मेरी मम्मी ने बोला कि तू 5 हमें दे, बाकी सारे तू रख। तो फिर मैंने एक बार तो दे दिए, दिए। उसके बाद जनवरी में फिर आया नहीं, तब नहीं दिए। मम्मी ने बोला पैसे, मैंने कहा अगले महीने। फिर फेब में भी नहीं आया उतना, फिर अगले महीने, ऐसे करके 3-4 महीने निकले। तो फिर शायद मई की बात है, फिर मम्मी ने बोला कि शाम को पैसे हो तो घर में आ जाइए, वरना घर में आने की जरूरत नहीं। मतलब साफ पता चल रहा था ये बेकार है और तुम हाँ। पैसा नहीं कमा रहे हो, इसलिए ये टालम टोली कर रहे वो बोलती कहाँ आते हैं पैसे, दिखा हमको पैसे कहाँ आ रहे हैं, आ Right. रहे हैं तो दिखा। हम्म। अब वो, क्योंकि मैं जान रहा था कि नेटवर्क है, बनेगा बिगड़ेगा हो जाएगा, लेकिन अभी करंट मोमेंट पे पैसा चाहिए वो नहीं है वहाँ पे। हो। फिर मैंने वहाँ पे अपने एक फ्रेंड को फोन किया, कॉलेज में वो मेरे साथ में ही था, तो उसने मुझे फिर से क्योंकि वापस उस काम में जा नहीं सकता था मैं जहाँ छोड़ के आया था, मैंने बोल दिया अब नहीं आऊंगा आज के बाद। राइट, वो मॉल वाला। हाँ, मैंने बोल दिया अब नहीं आऊंगा आज के बाद। उसने एक बात बोल दी थी कि दिनेश इस संडे को तू मुझे चाहिए गुड़गांव में। अच्छा, हाँ, मैंने कहा सर मेरा सेमिनार है तो मैं नहीं आ सकता। मैंने कहा सर मैं जा नहीं सकता। तो बोले देखो आना है तो आना है, मतलब मैं क्योंकि स्किल्ड था तो उसको गुड़गांव में प्रीमियम लोकेशन में भेजा था। तो उसने कहा कल तू पहुंचेगा वहां पे, रात के 12 बजे बात हो रही थी, कल तू पहुंचेगा वहां पे। मैंने कहा सर मैं जा ही नहीं सकता सर, तो क्योंकि नेटवर्क बड़ा हो गया था और उसको सेमिनार में ले जाना, हम जानते हैं कितना सेंसिटिव है ये, लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां अपलाइन का होना कितना जरूरी है, मैं जानता था ऑलरेडी। तो वहां से उन्होंने बोला अगर तू कल नहीं पहुंचा आज के बाद शक्ल मत दिखाइए। तो वो काम फिर मैंने कहा आज के बाद शक्ल दिखाऊंगा ही नहीं, आज तक नहीं गया। 3,000 रुपए का चेक था, 2,000 रुपए का चेक था, लोग काम नहीं कर रहे थे, नेटवर्क बंद, 12,000 से 0 पे हो गए थे। क्या ब्रोन मेंटेन नहीं हो रहा था सर मेरा। हुआ? क्या किया दिनेश ने दोबारा रिवाइवल के लिए? पहले क्या तो वहीं छोड़ पे दिया? सर्वाइवल। मम्मी ने कहा घर मत आना, मैं भी छोड़ देता हूँ वेस्टीज, कुछ और पकड़ लेता हूँ, दिमाग में नहीं आया? मैंने सोचा कि घर से बाहर निकलूंगा खाने को मिल ही जाएगा, बंगला साहिब गुरुद्वारा सीपी फेमस है सर। कॉलेज में वहीं पे जाकर के हमने अपना गुजारा किया था, जब सीएनटी वगैरह में इवेंट्स वगैरह में जाते थे तो वहां मैंने फिर अपने फ्रेंड से एक और काम मैंने डिमांड करी। मैं रात को वेटर की नौकरी शुरू कर दी थी। वेटर की नौकरी कहाँ पे? शादियां होती है जैसे सर, शादियों में वेटर की नौकरी? कितने टाइम तक ये, और कितना पैसा मिलता था ये वेटर की नौकरी? 132 132 रुपए, 125 125 रुपए मिलते थे बेसिकली, और रात को वेटर की नौकरी, और जाते दिन थे में और वेस्टीज, दिन में वेस्टीज करते थे। रात को 5 बजे 6 बजे के बाद वो काम शुरू। वेटर घर में बताया नहीं मैंने, मैं ऐसा कुछ करता हूँ। तो वहाँ कितना पे स्ट्रगल था, और कितने, मतलब ये कितने टाइम तक ये चलता रहा? 1 वीक किया था। 1 हफ्ता किया बस? क्यों? जून का महीना था सर, इतनी गर्मी होती थी, और वहाँ जो भट्टी होती है जहाँ पे नान हाँ। होते हैं, वो कोई बोलता कि जा नान पे घी लगा करके लेके आ, तो पूरा हाथ जल जाते थे सर। और कभी कह रहा है दाल लेकर के आओ, कभी कह रहा है समोसे वो लगाओ, तो बड़ा वो। मैं पहले दिन जब गया था तो जैसे ही सब काम खत्म हुआ तो उन्होंने सबके ना पैकेट बांध दिए, इसमें रसगुल्ले हैं, इसमें दाल है, इसमें ये है, सारी चीजें। मुझसे बोला ये तेरा है, मैंने क्या करूँ, तेरा घर लेकर के चला जा। मैं घर लेके जाऊंगा मार पड़ जाएगी, घर में पता ही नहीं मैं क्या करता हूँ। तो मैं फिर जैसे दिन में सुबह 8 बजे में मेरा था, 8 बजे निकल जाना है घर से सुबह में, तो शाम तक वेस्टीज किया, और वहां पे ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट ही पहन के जाना होता था उस वाले काम में भी। तो रात को मैं कभी 12 बजे आ रहा हूँ, तो कभी 3 बजे, तो कभी 4 बजे भी मैं आया था एक दिन। तो घर वाले ये सब अगेंस्ट हो गए, क्या कर रहा है तू, कौन सा काम कर रहा है ऐसा, क्योंकि इनको नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ बेसिकली। बस ये मालूम है कि ये वही कर रहा है जो कर रहा है, ये जेब में कैप्सूल लेके घूमता रहता है और दवाइयाँ बेचता है, ये करता है वो करता है, तो ऐसा ही कुछ चल रहा था बेसिकली। तो फिर मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई सर उस समय पे। मैं एक बार हॉस्पिटलाइज हुआ, वहाँ पे पापा तो ऑलरेडी अपने काम पे चले गए थे, तो मेरे एक फ्रेंड ने आकर के मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और क्योंकि खाने को कुछ था ही नहीं खाने को, दिन में अगर भूख लगती 10 रुपए गोलगप्पे खा लिए, ऊपर से एक कैप्सूल खा लिया स्पारुलिना, तो ऐसे करके तो ये जो है ना पेट कमर ऐसे मिल गए थे सर, अंदर कुछ हो गया तो मेरे को इन्फेक्शन हुआ,
मैं एक दिन एडमिट रहा वहाँ पे। तो मेरी मम्मी उस समय पे इतना रो रही थी और उनका एक ही था कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट तो करा दिया है, लेकिन उसको अब लाने के पैसे नहीं है वापस से। हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है नर्सिंग होम में, लेकिन वापस लाने के पैसे नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है वही जो 6th क्लास से साथ में है, उसने पैसे दिए, पूरा बोला आंटी जी आप टेंशन मत लो, हम उसको घर ले जाएंगे। कितने पैसे दिए? खर्चा हुआ होगा शायद 2000 हो गए, 2-3 हजार। 2000। ओके, वो थे नहीं हमारे पास। 2000 रुपए भी नहीं थे? नहीं, उस टाइम पे सर डॉक्टर साहब ने कही थी कि अभी इनको एडमिट रखना पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हमें छुट्टी चाहिए, थोड़ा बहुत फ़ायदा हो गया था। मैंने कहा बाकी दवाई लिख देना, दवाई ले लेंगे। कि नहीं सर एक रात तो रोकना पड़ेगा। मैंने कहा सर हमारे पास में पैसे नहीं हैं, आप हमारा बिल बना दो, चाहे छुट्टी कल करना या परसों करना। तो हमने उनसे बिल बनवा लिया, फिर भी उन्होंने कहा तो अभी 2-3 घंटे रखो इन्हें, फिर भेजना है यहाँ से। तो बिल बना नहीं थे सर, हॉस्पिटल तो बिल बना ही देगा। फिर उन्होंने बिल बना फिर घर में आकर के वहां पे एक क्लास लगी सर, जब मैं घर पे आ गया था ना, वहां पे फिर वो फ्रेंड भी साथ में था, एक और बंदा साथ में था, फैमिली भी साथ में थी। तो वहां एक्चुअल में फिर वो प्रेशर था कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, अब तो जॉब में जाना ही जाना है। तो वहां पे मैंने अपने प्लान को बोल दिया सर इस महीने पैसा नहीं आया है तो मैं जानबूझ मैं कर ही नहीं पाऊंगा फिर इस चीज। अगस्त 2017 की बात। अगस्त 2017। अब 1 साल हो गया था, और 1 साल हो गया था 3000 रुपए की इनकम थी। 1 साल तक मतलब 12,000 हाईएस्ट था, बट कुछ नहीं चल उसके रहा बाद 1000, 2000, 3000। हाँ, बस यही चल रहा था, 2-3 हजार। तो फिर अगस्त के बाद क्या हुआ? फिर मैंने अपलाइन को बोला कि सर मेरी एलओबी निकलवा दो 1 लाख और मैं कर लूंगा उसके बाद। तो वहां पे फिर हमने काम करना शुरू किया, फिर कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई हमने। एक्चुअली कुछ गलतियां हम कर रहे थे सर, सिस्टम को लेकर के हम कुछ गलतियां कर रहे थे। ओके, क्या गलतियां कर रहे थे? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीजें जो आप बोलोगे ये दुनिया यूथ ने देखना है, और उन्होंने समझना है कि उनको भी अगर सक्सेस चाहिए तो वो गलतियां ना करें जो आप करके पछता रहे हैं। हम लोगों का जो तरीका था काम करने का, मेरा स्पेशली, तो मेरा था कि जैसे सीएनटीज होती हैं, तो मैं सीएनटी में नहीं जाता था, मैं मीटिंग लगाता था अपनी छोटी-छोटी, अपनी मीटिंग लगा दो। 1 to 1 मीटिंग लगाता था। तो सीएनटीज को हम लोग वैल्यू देते नहीं थे उसमें, आईटीओ पे होती थी या कहीं पे भी। हमने कहा इतने 2 घंटे सीएनटी में जाएंगे, इससे बढ़िया 2 गेस्ट को मीटिंग कर देंगे। दोगे? हाँ, हाँ, तो लोग अक्सर आते ऐसा तो करते थे। हैं कि मैं 2 घंटे में 2 लोगों से मिल जाऊंगा, बट सीएनटी की वैल्यू नहीं करते वो बेसिकली। और यही एक गलती वो एक्चुअली में करते हैं। ना कोई हेल्थ वर्कशॉप अटेंड की, ना हेल्थ कोई वर्कशॉप VIP अटेंड की, वीआईपी अटेंड नहीं की। हाँ, तो ये चल रहा था बस कि हमें मालूम था कि पैसा 1 साल हो निकालना गया था, बट वेस्टीज का कोई एजुकेशन सिस्टम में हमने कुछ नहीं अटेंड किया था। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, लोग अक्सर यही गलती करते हैं जो दिनेश ने भी की। 1 साल हो गया बट वेस्टीज की एजुकेशन सिस्टम की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। हम 12वीं तक पढ़ते हैं, कॉलेज जाते हैं, बीकॉम, बीएससी, बीए कुछ भी करते हैं, एक नौकरी के लिए 21 साल पढ़ाई करते हैं। वेस्टीज में क्या हम कुछ महीने पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते? कुछ दिन पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते? इस सिस्टम को समझना, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिनेश को यह रियलाइज हो गया था कि उसने एक गलती की। वो 2 घंटे में 2 लोगों से तो मिल रहा था, बट वो 2 लोग फ्लॉप। 200 लोगों का नेटवर्क तो बन गया, बट वो चले गए, क्योंकि उनसे काम कैसे लेना है, उनको मोटिवेट कैसे करना है, ये तो पता ही नहीं था ना दिनेश को। राइट? ना हेल्थ वर्कशॉप, ना वीआईपी, और अब ये ट्रेनिंग में आपने शुरू कर दिया। तो फिर कैसा रिजल्ट काम आया? करने का मॉड्यूल चेंज किया फिर हमने कंसिस्टेंसीज पे फोकस किया। उससे पहले किसी को कंसिस्टेंसी स्कीम दिलवाते ही नहीं, बताते ही नहीं थे। क्योंकि खुद भी नहीं लेते थे तो किसी को बताते थे। हाँ, ट्रू। यही था, 30 पीवी से ज्वाइनिंग हो गई या 700 रुपए से ज्वाइनिंग हो गई, ऐसा बस ये ज्वाइनिंग चल रही है। हाँ, तो वो सिस्टम का पार्ट ही नहीं था, ना किसी को फास्ट सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे थे एक्चुअली। हाँ, तो हम जब पहली बार हमने कहा कि आज से कुछ हो या ना हो, संडे का मतलब सीएनटी, संडे का मतलब सीएनटी। तो मैं पहली बार अकेला सीएनटी में गया। वेरी गुड। अगली बार 5 लोगों को लेकर गया। वेरी गुड। अगली बार फिर 12 लोगों को लेकर गया। एक्सीलेंट। ऐसे करके फिर वहां से वो मोमेंटम बनना शुरू हो गया। राइट। तो लोगों को जिनको हम लेकर के आ रहे थे, फिर वो रिटेंशन और वो सस्टेनेबिलिटी रिटेन होने लगे, उनको भी पता चलने लगा कि सिस्टम कैसे काम करता है। राइट। और वहीं से ही फिर वो चीजें बनना शुरू हो गई। हाँ, तो अगस्त का चेक कितना आया फिर दोबारा से? 8,000 रुपए। जैसे ही सिस्टम को फॉलो करना शुरू किया, इनकम 8,000 रुपए में पहुंच गई। एक्सीलेंट। और फिर आगे बढ़ते हुए उसके बाद भी 7,000, फिर उसके बाद नवंबर में मेरा 15,000 रुपए का पे आउट, फिर 15,000 रुपए पे नवंबर में पहुंच गए। मेरी जो 3 लाख थी वो स्टार ब्रॉन्ज हो गई थी। राइट, ओके। और अब दिनेश स्टार डायरेक्टर के आसपास की कोशिश कर रहा था बनने की, तो अब 1.25 साल हो गया था। 1 लाख रुपए 5 साल में कमाने हैं दिनेश ने, तो टाइम तो था नहीं यार, क्योंकि अब तो पापा मम्मी बोलेंगे भैया काम करो, पैसा चाहिए। राइट? तो क्या दिमाग में है और कैसे दिनेश ने अपनी लाइफ को और तेजी से आगे बढ़ाया?
सर कैलकुलेशंस मैंने दी मम्मी को। ओके मैंने कहा अगर मैं 12,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, 15,000 रुपए की नौकरी करता हूँ, तो एक साल में कितना आएगा? मैंने कहा 1.5 लाख 2 लाख रुपए आएगा। तो आपका लॉस कितने का है? 2 लाख रुपए का ही लॉस तो है, मुझे करने तो हो सकता है लाख रुपए आ जाए। मैं ऐसे करके उनको बातों में बहलाया करता है। रात को जाकर के बैठा हूँ उनके साथ में, तो मैं ऐसे करके बोलता हूँ, मम्मी यहाँ पे हमारा झूमर लगेगा, यहाँ पे हम लोग सोफा लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग बड़ा बेड लेके आएंगे। तो हो गया तेरा सपने देख लिए, चल जाओ सो जा। तो ऐसे करके मम्मी को विश्वास नहीं था। विश्वास उनको था भी और नहीं भी था, वो सपोर्ट करती थी। पापा जो बोलते थे उनको बोलते थे, मुझे कुछ नहीं बोलते थे। कभी लगता था, गुस्सा आता था इसके ऊपर, क्या कर रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, बीएससी की हुई है, तब भी ये बेकार के कामों में फंसा हुआ है? नहीं, सिर्फ कहते थे सर, गुस्सा नहीं करते थे इन पे। बस बोलते थे कि छोड़ के अपना नौकरी वोकरी कर ले, कुछ तो कर ले। जिसका हुआ 15,000 रुपए का चेक आ गया। 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचते हुए दिनेश को कितना टाइम लगा? सर मेरा अप्रैल 2018 का चेक 1 लाख रुपए का, यानी कि 2 साल, तकरीबन 2 साल, राइट। 15,000 से आगे कितनी इनकम हुई? 15,000 से दिसंबर महीने का पे आउट मेरा फिर सर 39,000 रुपए का आया। 39,000 रुपए। वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम समझ गए थे, सीएनटी की वैल्यू समझ गए थे, वीआईपी हेल्थ वर्कशॉप, लोगों को ले जाना, सिस्टम में प्लग कराना, रिटेंशन बढ़ने लगी, लोग रुकने लगे, एलओबी आने लगी, और सीधा 39,000। जैसे 39,000 रुपए का चेक आया, दिमाग में क्या आया? मजा आ गया, मजा आ गया। मैंने पापा को दिखाया पहली बार। मैंने कहा पापा जी ये पहली बार बड़ा चेक आया 39,000 रुपए का। उनका पहला सवाल था, ये एक बार आया बार बार आएगा? तो फिर सब खुश हो गए। फिर वहां से रुका नहीं। फिर मैं पीछे मैंने वहां से ना लोगों को बस सिस्टम में डालने के बारे में ही सोचा, मैंने कोई दिमाग नहीं लगाया। एब्सोल्युटली, लोग यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम में लोगों को प्लग करते रहो। और दिनेश समझ चुका था, 1 साल अपना दिमाग लगा चुका था, कुछ नहीं चला। जैसे ही वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने लगा, डाउनलाइंस को प्लग करने लगा, इनकम 15,000, 39,000, और 2 साल में अप्रैल 2018 उसकी इनकम 1 लाख रुपए पहुंच चुकी थी। अब काम चल रहा था, 1 लाख रुपए तो 2 साल में आ गया, 5 साल में कमाना था। तो कैसा लग रहा था यार? अब क्या करना है आगे? कोई ड्रीम थे, कुछ सोच रहे थे आगे के लिए? फिर तब तक क्योंकि सिस्टम से प्लग इन हो चुका था, अप्लायंस की जितनी ट्रेनिंग्स हो रही थी, कंपनी के जितने इवेंट्स हो रहे थे, सब में जैसे दिसंबर में 41 का पे आउट आया, फिर जनवरी में मैंने 62,000 रुपए का पे आउट बनाया, फिर 84,000, फिर 1 लाख, ऐसे करके वो रुका नहीं उसके बाद में, क्योंकि मैंने फिर लोगों को सिस्टम में डालना शुरू कर दिया। और मुझे अब समझ में आ गया कि अब तो लंबी रेस खेलनी है, राइट। तो फिर 1 लाख के बाद फिर 1 लाख रुपए कम लगने लगा सर। 1 लाख रुपए कम लगने लगा, अब 1 लाख रुपए तो आ गया, राइट। तो पापा मम्मी का रिएक्शन कैसा था जब 1 लाख रुपए आया? तो यही बताएंगे कैसा? 1 लाख रुपए कमा रहा था लड़का। 39,000 से फिर हमारी समझ में आया कि अब हमने भी सबको, किसी को भी करना है ना, सिर्फ वेस्टीज ही करना है। अच्छा, फिर ये सबसे ज्यादा प्रमोशन मेरा यही करते थे। ओके, हम सबको चेक दिखाते थे, फिर कितनी खुशी मिलती थी। फिर तो आप लोगों को बता रहे थे कि बेटा 40,000 रुपए तक के आसपास कमा रहा है आज के में, और अब तो 1 लाख रुपए पे आ गया, तो और ज्यादा अब आप सपोर्ट करने लग गए थे फैमिली के, नहीं करो, यही करो और इसी बिजनेस में रहो। हाँ जी। 2018 2019 क्या इनकम कितनी हो गई थी? 2018 का जो लास्ट महीना था दिसंबर में, मैं उसमें 2 लाख रुपए का चेक पहुंच गया। 2 लाख रुपए, यानी कि तकरीबन 2.5 साल के बाद 2 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच चुके थे। और अब 1 लाख रुपए तो बहुत छोटा लगने लग गया था। जो कमाना था, जो 30,000 रुपए का थॉट था, वो 1 लाख तक पहुंचा, और 1 लाख भी अब कुछ नहीं लग रहा था। 2020-21 लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में इनकम हाईएस्ट चेक कितना आ चुका? सर दिसंबर के बाद मार्च में मैं 3 लाख पे पहुंच गया था। ओके। फिर उसके बाद 3 लाख स्टेबल थी मेरी इनकम, राइट। तो लॉकडाउन से पहले मेरी एवरेज इनकम 4.5 लाख रुपए थी। 4.5 लाख रुपए लॉकडाउन से पहले 2019 तक, 2019 यानी कि 3-3.5 साल जो वेस्टीज में हो गए, तो इनकम 4.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। लॉकडाउन में इनकम कैसी रही? लॉकडाउन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा था, इनकम भी, बिजनेस भी सबके डाउन। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला हल्का सा जून में, तो फिर वहां पे वापस से एकदम जंप मारा, तो मैं 5.5 लाख रुपए की इनकम। 5.5 लाख रुपए हाईएस्ट चेक कितना आ चुका है? 5,34,000। 5,34,000 रुपए लॉकडाउन में 2020 से 2022 के बीच में दिनेश ऑलरेडी हाईएस्ट एवर इनकम ले चुका है। कितने फॉरेन ट्रिप, क्या गाड़ियां, क्या क्या लिया वेस्टीज से? सर एक गाड़ी परचेज की मैंने 2018 में, 11 ब्रीजा, और उसके बाद में फॉरेन ट्रिप्स भी की है सर। और उसके बाद में मैंने कुछ एजुकेशनल अपने कुछ स्टार्ट किया, मतलब मैंने खुद को ट्रेंड करना।
ओके। तो मैं एक बार सिंगापुर भी गया सर, मैं टोनी रॉबिन्स मुझे याद है टोनी रॉबिन्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, टोनी रॉबिन्स के इवेंट के लिए आप गए थे एक हफ्ते के लिए सिंगापुर। मैं अब गए। कनेक्ट पहली बार आपसे कनेक्ट किया था, मैंने कहा सर मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पे। हम्म। तो फिर पहली बार मैं वहाँ आपके साथ वहाँ पे रहना, और तो मेरे को लगा यार ये लाइफ में करना पड़ेगा, एजुकेशन बहुत जरूरी है सर। बहुत जरूरी है। वहाँ absolutely। पे सारी चीजें बढ़िया थी सर, लेकिन बोलते हैं जब सब चीजें अच्छी हो रही होती हैं तो सब चीजें अच्छी होने के टाइम पे भगवान चैलेंज भेजता है सर जिंदगी के अंदर। तो चैलेंज क्या है? 2019 में दिवाली पर मेरे पापा और मम्मी जा रहे थे बाइक से कहीं, तो उनको मम्मी स्लिप कर गई बाइक से, तो उनको ब्रेन में यहाँ पे इंजरी हो गई, हेड इंजरी। ओके। वो मेजर इंजरी थी। तो एमआरआई जैसे होता है तो उसमें ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो उनको ग्रेड 3 की इंजरी थी वो। तो वो 2018 27 अक्टूबर को उनका वो हुआ था। उसके बाद से फिर 1 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, मैं हॉस्पिटल में था। पापा जी मैं, हम सब लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम था वो वाला। लगभग 1 सवा महीने वो कोमा वाली स्टेज में थी। कोमा में? तो डॉक्टर क्या कह रहे थे? रिकवरी हो जाएगी, पॉसिबल है क्या? डॉक्टर ने बोल दिया था कि घर ले जाओ, कहीं भी। घर ले जाओ? बोला कुछ नहीं है, हम घर ले जाओ, 2-3 दिनों सेवा करो बस। फिर हमने जानबूझ करके बोला वहाँ पे कि आप रखो, हम पैसा देंगे, आप रखो इनको। वेस्टीज के माध्यम से, मैं बोलना चाहता हूँ सर, वेस्टीज के माध्यम से मैं उस स्टेबल इनकम पे पहुँच गया था जहाँ पे मैं पूरा हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस बियर कर पा रहा था। और मैंने ये करेज दिया, मेरे फादर ने मेरे को रोते हुए बोला वहाँ पे हॉस्पिटल में, दिनेश बचा ले अपनी मम्मी को। तो मैंने कहा जो करना पड़ेगा वो मैं करूँगा, लेकिन कुछ नहीं होने दूंगा। वहाँ पे सर दिन का एक्सपेंस कम से कम 20,000 रुपए का हो रहा था। दिन का एक्सपेंस 20,000 रुपए? वो पूरा 1 महीने 1.5 महीने पूरा, मतलब उनको होश नहीं था सर वहाँ पे उस समय पे। और डॉक्टर ने बोल दिया कि कुछ नहीं होगा। तो जैसे विजिट डेली होती है, आईसीयू के अंदर में थी, वेंटिलेटर पे थी, तो वहाँ पे डॉक्टर आता, बोलता मैं बोल रहा हूँ आप ले जाओ। हमने कहा रखो भैया। फिर 10 दिन 12 दिन हुए, फिर बोला कि आप घर ले जाओ, ऐसी रहेंगी, अब इनको होश कब आएगा पता नहीं। ऐसे पेशेंट 100 में से 1 पेशेंट बचता है, 1000 में से 1 पेशेंट बचता है वो। तो फिर हमने कहा नहीं, हम इलाज कराएंगे सर। तो उनको लगभग 6 महीने, 3 महीने 6 महीने बाद में पहली बार उनका एक पैर हिला। ये मैं हॉस्पिटल में था 6 महीने, और वो हॉस्पिटल में ही थी इतने टाइम? 6 महीने तक? कितना खर्चा था? लाखों रुपए का खर्चा होगा यार। बहुत पैसा लगा है। 2 साल तक हम लोग हॉस्पिटल में थे। फिर पापा ने बोला कि तुम वापस चले जाओ, काम भी करना है, हम हैं यहाँ पे। तो मेरा छोटा वाला भाई है वो और फादर फिर हॉस्पिटल में थे। फिर मैं 1.5 महीने के बाद में फिर आ गया था। 1.5 महीने आई डिड नथिंग सर। और उस समय वो 3,84,000 रुपए का हाईएस्ट पे आउट था जिस महीने में हॉस्पिटल में था, लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन हुआ 2020 में सर। मेरे फादर हॉस्पिटल में कभी मैगी खा रहे हैं, कभी मैगी से रोटी खा रहे हैं, घर से बाहर निकलने का था नहीं। मैं दिल्ली में था, मम्मी मेरी मेरठ में एडमिट थी। वो बहुत चैलेंजिंग टाइम था सर। और आसान लगता है लोगों को कि इनकम है तो सब चीज़ें अच्छी होगी, लेकिन ऐसा नहीं था सर। बहुत मेहनत करी सर, मम्मी को बचाने की पूरी कोशिश करी। अभी जनवरी 2022 में सर, 26 जनवरी को शी एक्सपायर। कोमा की स्टेज में ही? वो होश आ गया था उनको, होश आ गया था? हाँ, अभी तो वो रिकवर कर रही थी। ओके, रिकवर कर रही थी। रिकवर कर रही थी, उनकी फिजियो भी चल रही थी और मेडिसिन भी सारी चल रही थी, और धीरे धीरे करके अभी वो रिकवरी मोड में थी। बट यू डिड योर बेस्ट। We सबसे tried ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ एल्डर सन आपने पूरा किया जो आप कर सकते थे एक्चुअली, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स 2 साल पहले बोल चुके थे कि ले जाओ, ये ऐसे सेम डे बोल दिया था, 27 अक्टूबर को ही बोल दिया था, सेम डे कि आप ले जाओ इनको वापस। हमने पूरा एफर्ट डाला सर। अगर मैं वेस्टीज में ना होता तो शायद उस दिन ही खो चुका होता, क्योंकि मेरे पास इतना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराने का कोई था नहीं। वेस्टीज था और मैं इतना स्टेबल था, तो मैंने अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट किया। बहुत सारे मेरे पर्सनल ड्रीम थे, मुझे लग्जरी कार लेनी थी, मुझे घर खरीदना था, मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी। आई गिव प्रायोरिटी टू माई फैमिली। और मैंने पूरा, मतलब मेरा महीने का चेक पूरा मैं हॉस्पिटल में देता था, ये मान लीजिए। मेरा एटीएम कार्ड मेरे फादर के पास में था। फर्स्ट प्रायोरिटी वॉज कि कभी इसमें पैसा कम नहीं होना चाहिए। तो यही था कि कभी मैंने इनको ये नहीं बोला कि पैसा नहीं है अकाउंट के अंदर। जितना लगा वो पूरा लगाया सर, सारा सब किया सर। 26 जनवरी से पहले सर उनको एक
इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में, तो उनको 1 हफ्ते के लिए वापस एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल। 2 साल वो हॉस्पिटल में रही। उसके बाद फिर हम घर में ले आए थे उनको। घर में ही पूरा हमने उनके लिए पूरा सिस्टम रेडी कर दिया, बेड एंड ऑल, मशीनें सब करवा दी मैंने घर के अंदर ही। फिर एक बार तबीयत बिगड़ी तो फिर हॉस्पिटल गई, तो फिर वहाँ से 26 जनवरी को वी लॉस्ट। आई डू अंडरस्टैंड, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज अ बेटा, जो चीज आप कर सकते थे आपने किया, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और आई थिंक कि आज पापा यहाँ पे हैं, और आई नो कि मदर को खोना या वाइफ को खोना कैसा फील होता है, बट आई होप कि जो ये कर सकता था इसने किया। सर मेरा वाई था वो, बेसिकली उनका सपना था कि अपने घर में जाना है। आज मेरे पास पैसा बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं सर, लेकिन वो इंसान नहीं है जिसके लिए मैंने सब किया था बेसिकली। आई कैन अंडरस्टैंड। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, किसी के लिए करना है, और हम कोशिश भी करते हैं। एज दिनेश सेड कि बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, पापा मम्मी एक बाइक पे जा रहे थे और मम्मी फिसल गई, एक्सीडेंट हुआ और मम्मी कोमा में। दिनेश कह रहा है 2 साल तक वो हॉस्पिटल में थी, 2 साल तक। पापा के पास एटीएम कार्ड था, कोई लाखों रुपया, डॉक्टर्स कह रहे थे घर ले जाओ, कुछ नहीं, ऐसे ही रहेंगी। हजारों लोगों में, हजारों पेशेंट में एक बचता है, बट दिनेश कह रहा था नहीं, मॉम, मेरी मदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और उसने हर वो चीज करने की कोशिश की जो वो कर सकता था। और एक्चुअली में वो कह रहा है कि अगर वेस्टीज नहीं होता तो शायद उसने अपनी मदर को उसी दिन खो दिया होता, उसी दिन खो दिया होता। हमारी जिंदगी यही है, हमारी लाइफ यही है, उतार चढ़ाव, पता नहीं कब किसकी जिंदगी में क्या। दिनेश, आई नो बहुत टफ टाइम था, और यू लॉस्ट मदर को लॉस करना भी मैं जानता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एज आई सेड कि आपने वो किया, राइट। या मम्मा का ड्रीम रह गया कि वो अपने घर में जाना चाहती थी। दिनेश, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ऑब्वियसली कहीं पे भी वो होंगी, जरूर देख रही होंगी, तो दिनेश का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आज मदर को, यानी कि आज भी वो अपने घर में लेके जाना, कब ये ड्रीम पूरा करना है? इसी साल में पूरा करना है, सोच लिया है पक्का? 100%। तो घर लेना है और मम्मा को वहां लेके जाना है, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो दिनेश, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चलता है, राइट। और लगता तो है कि बातें कंटिन्यू रहे, बट एज टाइम का कंस्ट्रेंट, तो लास्ट एक चीज पूछना चाहूंगा। आज का यूथ, हम सब जानते हैं इंडिया एक यंग कंट्री, आज के यूथ को क्या करना चाहिए, राइट? कैसे सफल हो, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या चीजों पे उसको फोकस करना चाहिए? एक मैसेज यूथ के। सर सबसे पहले तो ना, कई लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, तो समय हमारे पास में, हमारे पेरेंट्स के पास में नहीं है। सबसे पहले तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए सर। और अगर कुछ चीज ऐसी है विच इज प्रूव्ड, तो फिर टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए जिंदगी के अंदर। मैंने किया, बहुत किया मैंने, लेकिन आज मुझे पता है कि मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, सब चीज़ें प्रूव्ड हैं ऑलरेडी, सारी चीज़ें हैं। और यूथ के लिए सिर्फ एक ही मैसेज है कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक पर्पस तो होना चाहिए लाइफ के अंदर। True. और उसके बाद में लर्निंग के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए सर। वहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। मेरा कम से कम 1.5 साल वेस्ट हुआ, बस इसकी वजह से कि मैं प्रॉपर गाइडेंस में नहीं था, या मैं जो गाइडेंस में था उसको मैं मानने के लिए रेडी नहीं था। और उसके बाद में जो भी करना है सर, वो कंसिस्टेंसी के साथ में करना है। अगर बीच में आना जाना होगा तो ऑब्वियसली फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, पेशेंस। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेशेंस एंड वेट। राइट, एब्सोल्युटली, यस। कुछ लोग को लगता है कि मैं बैठा हूँ तो पेशेंस हो रहा, नहीं, वो नहीं है सर। विद एक्शन, इफ यू आर हैविंग पेशेंस, देन इट विल बी डन। और कि लाइफ में कुछ अचीव करें सर, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें, कुछ तो ऐसा गोल बनाएं, अपना पर्पस बनाएं। मेरा पर्पस, आज मैं अपना नया गोल मैंने रीफ्रेम किया है। बेसिकली मेरे फादर हैं सर, जो भी आज मैं हूँ इनकी वजह से हूँ, इनकी लर्निंग्स हैं, इन्होंने मुझे इतना स्ट्रेंथ बनाया, मैंने इनको
उठते हुए गिरते हुए देखा है, तो मैंने इनको ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें सीखी। यहाँ जो करना है लाइफ में इनके लिए करना है, इनको घुमाना है, इनको फिराना है, इनको सारी वो चीजें देनी है जो मैं नहीं कर पाया। मैं अच्छी इनकम पे सर 2018 से हूँ, लेकिन एक वो अंदर प्रोकास्टिनेशन की कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि मैं था कि मैं पहले अपने लिए कर लेता हूँ, पहले गाड़ी ले लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, ट्रेनिंग लेकर के आ जाते हैं। बहुत पैसा लगाया सर मैंने, लेकिन ये है कि वक्त पे पेरेंट्स के लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। सो दे शुड बी फोकस्ड फॉर यू, एब्सोल्युटली दे शुड बी फोकस्ड। एब्सोल्युटली दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे दिनेश ने कहा कि सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव या पर्पस बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लग जाइए, कंसिस्टेंट होना है, ये नहीं ऑन एंड ऑफ, लगे रहना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिस्टम में प्लग करना है। दिनेश के पास मेंटर थे, वो बता रहे थे, बट वो सुनने को तैयार नहीं था। उसने 1 साल तकरीबन वेस्ट कर दिया केवल लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए, यहां सिस्टम से प्लग ना होने के कारण। और यही कारण आज वो कह रहा है कि शायद आज के यूथ को पेशेंस, पेशेंस का मतलब विद एक्शन, वेट नहीं, पेशेंस होनी चाहिए। काम होगा बिल्कुल, 100% रिजल्ट आएगा, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, बट पेशेंस, काम करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, सफलता आपके पास होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं थैंक्स कहना चाहूंगा दिनेश और उसके फादर को आज यहां आने के लिए, और आपको कहना चाहूंगा स्टे ट्यून नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस, विश यू वेल।